नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोरमा और आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर लाइव चर्चा के साथ हाजिर हैं। आज संसद में वक्फ संशोधन बिल 2025 इस पर बहस जारी है। अभी बहस चल ही रही है। अभी अभी जब हमने कार्यक्रम को लाइव शुरू किया तब तक एर्नाकुलम के सांसद हैवी ईडन वो अपनी बात इसके विरोध में रख रहे थे। तो आज का दिन पूरा जो है लोकसभा में इस पर जो है बहस को देखते हुए सुनते हुए बीता, और इसके साथ साथ कई तरह के सवाल भी जो है वो इस विधेयक के जो है संसद में पेश होने और लगभग जो है सत्ता और एनडीए और मतलब उसके जो है समर्थन में बहुमत से इसके पक्ष में बहुमत है ही। और तो ये साफ है कि बिल जो है अभी फिलहाल लोकसभा में भी राज्यसभा में भी दोनों जगह जो है वो विधेयक को पास होने में, पारित होने में कोई खास मुश्किल नहीं होगी, ये तय है। और उसके अलावा जो जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस को लेकर के बार बार जताया जा रहा था कि भाजपा को दिक्कत हो सकती है जेडीयू के स्टैंड से या टीडीपी के स्टैंड से, लेकिन इन दो पार्टियों ने भी पूरी तरह से जो है बिल के समर्थन में अपने आप जो है वो किया। और एनडीए के जो तमाम घटक दल है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो और चाहे नीतीश कुमार हो या फिर जयंत कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो, सभी ने इस बिल को अपना समर्थन दिया है। तो ये जो है एक बात ये महत्वपूर्ण है कि इसके बाद से जो है ये सब समाजवादी और सोशल जस्टिस के जो है लोकेशन से आने वाली पार्टियां हैं। और खासकर जयंत चौधरी की जो बात हम करें तो उस पार्टी के 9 विधायक, 2 लोकसभा सांसद हैं। और जयंत को खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुसलमानों का बहुत बड़ा समर्थन मिला था। 9 के 9 विधायक जो जीते उनके, उसमें मुसलमानों ने उनको जिताने में बहुत मेहनत की है। तो 2027 में चुनाव भी है। क्या जयंत चौधरी जो है मतलब किस उनके जो है समर्थन का आधार क्या है इस बिल के? क्या वो मतलब या तो कन्विंस है या उनको पता है कि जो उनका वोट आधार है वो भी इसके साथ में, या फिर उनको इसकी परवाह नहीं है, इसका कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। तो ये तमाम चीजें भी हैं। उसके साथ साथ जैसा कि नीतीश कुमार को लेकर हम लोग व्यक्त कर रहे थे कि इफ्तार पार्टी में जिस तरह से मुसलमान संगठनों ने अपनी नाराजगी जताई, इसमें शिरकत नहीं की। और तो और उसके बाद उन्होंने एक तरह का आश्वासन दिया था कि वो उनके हक में या उनसे बातचीत करके उनकी उनकी जो उनके जो हित है उसको उसको ध्यान में रख करके ही फैसला करेंगे। तो उनका भी स्टैंड जो है पूरी तरह से भाजपा के साथ में है। चंद्रबाबू नायडू के लिए भी इसी तरह से था। तो ये तमाम, जबकि ओवैसी ने उनसे अनुरोध किया था कि आप जो इसका ध्यान रखेंगे, उनसे अनुरोध की तरह से था। लेकिन आज जब समर्थन में क्लियर हो गया कि वो भी उसके समर्थन में है, तो कहा उन्होंने कि आगे जो है आप चुनाव में आप कैसे अपना कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस तरह से उन्होंने जो है अपनी निराशा चंद्रबाबू के इस कदम के बाद से ओवैसी ने व्यक्त की। तो और दूसरी बात है कि जो ये बिल है, इस बिल पर महत्वपूर्ण बात ये कि जो केंद्र सरकार का पक्ष है वो ये है कि इससे मुसलमानों का जो है बड़े स्तर पर, जो खास तौर पे पसमानदा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उनकी भलाई होगी और मुसलमान महिलाओं की भलाई होगी, ये है। लेकिन विरोध में ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से सरकार इसको अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। और जो वक्फ की बहुत जो जमीन है उस पर सरकार का कब्जा है। और इसके साथ और तमाम किस्म के जो है बहस इसके साथ साथ है ही। 2013 में यूपीए सरकार ने इस पर अपना जो है संशोधन विधेयक लाया था, तब भाजपा सरकार इसके विरोध में थी और इसको मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ जोड़ा था, तब जब इसमें कुछ सुधार किए गए थे। और इस बार जो है उनका ही, तो ये उनके अपने एजेंडे में था अपने तरीके से इसको इस विधेयक को पेश करना या इस विधेयक में संशोधन करना और इसको अपने मन मुताबिक, अपने हितों के मन मुताबिक इसको ढालना।
और इसके अलावा अमित शाह आज जब इसके पक्ष में बोल रहे थे संसद में, तो उन्होंने बहुत सारी बातें की। उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि तमाम जो केरल के मिशनरी संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वो इस विधेयक के साथ है। साथ में उन्होंने लालू प्रसाद यादव के भी एक खास बयान का जिक्र किया, जब उन्होंने कहा था कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए इसके जमीनों के उसको लेकर के, जो भ्रष्टाचार है और इस तमाम चीज। तो ये सारी चीजें भी इसके साथ है। तो जो हम बात करेंगे तो इन सब चीजों पर बात करेंगे कि सच में कितना मुसलमानों के हित में है ये, और जो 2013 में पेश किया गया था वो क्या हित में नहीं था यूपीए सरकार के द्वारा, तब भाजपा ने इसका विरोध क्यों किया था और मुस्लिम तुष्टीकरण क्यों कहा था, और या फिर इसका जो विरोध में जो महत्वपूर्ण बात कही जा रही है वो ये कि सरकार का नियंत्रण जमीन पर और ये है कि रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन जो है भारत में वो वक्फ की संपत्ति में है। तो क्या उस जमीन पर नजर है? ये सारी चीजें हम आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल आपको दिख ही रहा है। हमारे साथ इरफान अहमद फातमी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक टिप्पणीकार। हमारे साथ संजीव चंदन है, स्त्रीकाल के संपादक। हमारे साथ हेमंत कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। और हमारे साथ प्रोफेसर फिरोज मंसूरी जी हैं, भी राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। और हमारे साथ मनीष शर्मा जी हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार और विश्लेषक। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज ओपनिंग टिप्पणी आप लोगों में से कौन करना चाहेगा आज इस मुद्दे पर, जो अभी संसद में तो खैर बहस जारी है, और आप में से जो भी आज अपनी ओपनिंग टिप्पणी करना चाहे पहले वही करें। मैं आप ही लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ। किसी ने, कोई भी सामने नहीं आया। इरफान जी, आपसे ही शुरू करते हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का ईद है। मोदी ने पहले सौगात जो मुसलमानों को, मोदी सौगात देखा ने सारे मुसलमानों को जो ठगने का, वो भी वंचित मुसलमानों को कहकर, तो उसी किस्म से ये ठग का सिलसिला चल पड़ा है उनके। हाँ, सौगाते मोदी। और ये फिर वो सौगात दे के महासौगात हड़प लिए। देखिए, मूल तौर से आजादी के बाद आप देखें नहीं तो अल्पसंख्यकों की जो वक्फ की जमीन है, इस पर बहुत लोगों की नजर रही है। ये ठीक है, ये जो सवाल उनका उठ रहा है, तो वहां सब जो अल्पसंख्यकों से बुलवा रहे हैं, तो वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां बहुत सारी चीजें नहीं है, ये ठीक है। लेकिन सरकार वो हड़प के अपने पक्ष में कर लेना चाहती है। हम उदाहरण पटना ही से आपको दे रहे हैं। सेंटर मॉल है अनंत सिंह का, वो सिया वक्फ बोर्ड का है। हम लोग जीत चुके केस, उस पर बड़ा लड़ाई चला। हमारे नहीं निकला। इससे पता ये चलता है, तो कानून जो कुछ भी हो, यहाँ जो सिलसिला हड़पने का चला है वो हड़पने का सिलसिला जारी रहेगा। अब तो और उनको हड़प करने वाले लोगों को ये होगा। अभी देखिए, हम औरंगाबाद के अंदर में कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो गांव के अंदर में बीजेपी वालों ने ये बड़े अच्छे अंदाज में फैलाया है। तो ये जो मुसलमानों का इतना बड़ा जमीन है, इतना जायदाद है, इतना मदरसा मस्जिद का, ये सब आप लोग का हो जाएगा, गरीबों का हो जाएगा। तो यहाँ का जो गरीब अनपढ़ हिंदू लोग है, जो वहां आप जाओ गरीब मुस्लिम लोग है, उनको ये चीज को बताया है और वो बताने में सक्षम हुए हैं। और ये दिखला रहे हैं जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टियां में हम लोग भी कभी कहते थे, तो देखिए जमींदारों का जो जमीन है, इसको लड़ा जाए तो हदबंदी से ज्यादा है तो ये आपका हो जाएगा। जस्ट यही चीज इसमें हम देख रहे हैं। मैं तो गांव में अभी घूम रहा हूँ, तो ये तो गांव के लोग देख रहे हैं। मदरसा की जमीन है, खेती बधार का, मस्जिद का जमीन है, तो उनको ये बताया जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा। तो वो उत्साहित हैं।
यहाँ की जनता लग रहा है तो आजादी अब मिली है, और एकदम अब तो यहाँ तक कह रहे हैं तो सब पे इंच इंच नाप उप के पाकिस्तान को जमीन दे दिया, यहाँ तो मुसलमानों का कुछ है ही नहीं है। इस हाइट तक पहुंचाने का काम है। और उस पर जो विपक्ष का रोल है, नीतीश कुमार का रोल है, चंद्रबाबू नायडू का रोल है, चौधरी का रोल है, ये सारे लोग ये मुल्क तौर से अपने हितों की बात करते हैं, देश के बारे में, यहाँ के अल्पसंख्यकों के बारे में कहाँ कोई बोल रहा है। आप देखिए न, मिसाल के तौर पर महिलाओं को रखा जाएगा, स्वागत है नहीं है, लेकिन इसके आड़ में पूरी संपत्ति को हड़प लिया जाए, ये कहाँ का दौर है? चल रहा है। आवाज क्यों? मनोरमा आप म्यूट हैं, आप खुद को अनम्यूट करिए मनोरमा। सरकार ये इस पर काम कर रही है। ये क्यों नहीं राम जन्मभूमि में, जो कि दस्तावेजीकरण से भी आज भी वो मुसलमानों का जमीन है, क्यों नहीं वहां मुसलमानों को ट्रस्टी बनाते हैं? तो ये सवाल है। तो मूल तौर से यहाँ के अल्पसंख्यकों को दबाने काम किया करने का काम कर रहा है, संवैधानिक तौर से अब ये काम हो रहा है और सोच समझदारी के साथ है। और हमारे जो कथाकथित आलिम लोग हैं, जो इदारा सरिया इमारत सरिया, तो अपने में उलझे हुए हैं। तो जो अपने में उलझा हुआ है वो देश के संविधान, उस देश की नीति के लिए क्या काम कर सकते हैं? और ये तो सही बात है, बड़े वक्फ के जमीन पर ऐसे इदारों ने अपना कब्जा जमा के रखा है, ये बात सही है, ये बात सही है। लेकिन इसके आधार को लेकर पूरी वक्फ की संपत्ति को हड़प ले कोई एक पार्टी या एक समूह का जायज बात है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो वक्फ बिल आया है, ये मूल तौर से अल्पसंख्यक विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, और खास करके भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, उस अधिकार इस पूरे बिल में झलक रहा है, और इसलिए हम इस बिल का मुखालफत करते हैं। जी इरफान जी, हम फिर लौट कर आते हैं। आपकी थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आई, तो हम फिर से लौट कर आते हैं। हो सके तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, कनेक्शन या कुछ भी, जिसकी वजह से जो है आपकी आवाज बहुत साफ नहीं पहुंच पाई है। हम फिरोज मंसूरी जी के पास चलते हैं, इसलिए क्योंकि ये आपने इसकी मुखालफत की है, और फिरोज जी थोड़ा सा अलग तरह से बात उस दिन भी उन्होंने कहा था कि ये संशोधन और इन सब को लेकर के वेलकमिंग थे, और जिसके उस पे मोदी सरकार चल रही है, बार बार वो मुसलमानों के फायदे में इसको बता रही है। तो क्या सच में ऐसा? और कुछ और उन्होंने बिहार में खासतौर पर उदाहरण दिया अमित शाह ने, कि यहाँ पर जो है वो एनक्रोचमेंट हुआ, और इसको उन्होंने संसद में कहा। मैं नहीं जानती, अभी इतना वक्त भी नहीं था कि मैं उसको क्रॉस चेक करूं सारे रिकॉर्ड्स को, जिसमें उन्होंने डाक बंगला का, खासतौर पर लालू प्रसाद यादव का जो भाषण था, उसमें डाक बंगला वाले प्रॉपर्टी के लिए था कि उसपे अपार्टमेंट बन गए, ये बन गए, वो बन गया, और जिसके लिए उन्होंने सख्त से सख्त कानून लाने की उस वक्त में बात की थी। तो क्या लालू प्रसाद यादव के उस बयान को का इस्तेमाल किया गया? उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, उसका वो कुछ और था, और जिसको इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी बात, जो अमित शाह ने कहा बिहार की तमाम वक्फ की संपत्तियों के बारे में, वो उसका क्या सच है? क्या सच में वक्फ की बहुत सारी संपत्तियां जो है वो निजी इसमें इस्तेमाल की गई है, और ज्यादातर, और वो इतना बड़ा, बाकी और किसी जगह में ये भ्रष्टाचार का रेगुलर मामला है, नियमित मामला है, या उसका बिल्कुल इसी तरह का भ्रष्टाचार होता रहा, और बाकी जो वक्त के काम है वो बिल्कुल नहीं होते हैं इस तरह? ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे। और अब फिर फाइनली कि आप मतलब जो आज भाजपा सरकार का ये स्टैंड है कि ये मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों, गरीब महिला मुसलमानों इसके हक में है, क्या आप ये मानते हैं? देखिए मनोरमा जी, सबसे पहले तो मैं इस त्रिकाल के पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं इसलिए भी बधाई देता हूं कि आज भारतीय संसद में भारत के बहुसंख्यक मुसलमानों के बारे में, जिसको पसमानदा मुसलमान कहते हैं, उसकी एक नई सुबह दिखी है।
और मैं इस बहस किस तरह से आप लोग कर रहे हैं या लोगों का क्या ओपिनियन है, डेमोक्रेसी है, हर आदमी के अपने विचार हैं और ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए मैं उनका स्वागत करता हूं कि बिल्कुल आप अपने विचार हैं, आपने मौलाना के नजरिए से देखा, कट्टरपंथियों के नजरिए से देखा, मजहबी लोगों के नजरिए से देखा, ये आपके विचार है। पसमानदा समाज क्या मानता है? पसमानदा समाज समझता है कि पहली बार देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर भारत के बहुसंख्यक मुसलमानों को, जिसे पसमानदा मुसलमान कहते हैं, उसकी चिंता की गई है। और क्यों चिंता की गई है? चिंता इसलिए की गई है कि कुछ चंद परिवार हैं, कुछ चंद मजहबी कट्टरपंथी लोग हैं जो 800, 850, 900 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ था और ये कब्जा में 50% जो कब्जा है वो सरकार का कब्जा है। आज माननीय गृह मंत्री ने जो आपको आप देख रहे थे कि उन्होंने जो कहा डाक बंगला का, तो आप पिछले डिबेट में मेरा उदाहरण आप देखिएगा, मैंने बिहार के तमाम जितने भी वक्फ स्टेट जमीन थे जिसपे सरकारी कब्जा है, निजी कब्जा है, मैंने वक्फ स्टेट के नंबर के साथ बताया था और उसमें एक डाक बंगला भी था। डाक बंगला में जहां सेंट्रल मॉल की बात होती है, डाक बंगला में जहां तारामंडल की बात होती है, डाक बंगला में जहां पर कोतवाली थाना की बात होती है, ये तमाम, और हाईकोर्ट मजार की बात होती है, अब्दुल रऊफ वक्फ स्टेट भुसावलपुर की बात होती है, फुलवारी शरीफ की बात होती है, मुरादपुर स्टेट की बात होती है, रिजविया की बात होती है, ये तमाम लोग, मजहबी लोगों ने इसको कब्जा कर रखा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल आज जो भी पार्लियामेंट में पेश हुआ वो भारत के बहुसंख्यक पसमानदा मुसलमानों के लिए एक नई किरण है। इसलिए नई किरण है क्योंकि वक्फ की जो जमीन है ना, वो अल्लाह का दान है और अल्लाह का दान का मतलब गरीबों का है, पसमानदा का है, विधवाओं का है, नादारों का है, स्त्रियों का है, बच्चों का है। तो किसकी जमीन पर कौन कब्जा कर रखा था? इस जमीन पर किसके कौन लोग थे? देश के सिर्फ 200 परिवार हैं और उसमें से मैं कहता हूं कि 60-70 धार्मिक लोग हैं जो इस पूरे 850, 950 एकड़ जमीन पर कब्जा किए हुआ था। तो आज मनोरमा जी, कोर्ट का फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है कि वक्फ की संपत्ति जो है उसका किसी तरह से हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, कोई और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अगर सरकार जो है, नहीं, ठीक है, मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि 2013 का जो आपका बिल है कि हस्तांतरण, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की अवहेलना होगी। संजीव जी कुछ कह रहे थे। संजीव, नहीं, मैं एक चीज बता, मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए 2013 में मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे इस पे आपत्ति नहीं है, हस्तांतरण नहीं होगा, वक्फ की जमीन को ट्रांसफर नहीं होगा, वक्फ की जमीन पर कोई कब्जा नहीं करेगा, वक्फ की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा, कोई इनकार नहीं है, मुझे भी इनकार नहीं है, पार्लियामेंट में आज किसी भी सांसद को इनकार नहीं है। लेकिन सवाल है कब्जा किसने कर रखा था? वक्फ की जमीन किसके हाथ में थी? क्या किसी पसमानदा मुसलमान के हाथ में थी? क्या किसी गरीब मुसलमान के हाथ में थी? क्या किसी अर्जान मुसलमान के हाथ में थी? नहीं। मेरा एक सवाल है कि क्या ये बिल पास होने के बाद गरीब मुसलमानों के हाथ में आ जाएगी संपत्ति? क्या अब सवाल ये है संजीव जी, मैं कह रहा हूं कि बिल आने दीजिए, बिल को पास होने दीजिए। 2013 में आपने पास करवाया, 2005 में पास। उस सवाल का जवाब दीजिए। मेरा कंसर्न बात कहना चाहूंगा मनोरमा, उसके बाद जी। दो और कंसर्न था, दो ये मेरा सवाल था उनसे, जब मुझसे आप कहेंगी तो मैं अपनी बात कहना चाहूंगा जी। नहीं संजीव जी, सवाल क्या है, दोहरा दीजिए, सवाल क्या है? आपने कहा कि वक्त की संपत्ति पे मौलानाओं का कब्जा हो गया है, उन 200 या 50-60 मौलानाओं का, 200 लोगों का, और जो गरीबों का ये नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि इस बिल को तो आपने देखा नहीं देखा, वो बहस तो सुनी है पूरी और सारे क्लाउजेस लगभग सामने हैं, तो क्या ये पास हो जाने के बाद क्या संपत्ति पर मौलवियों की जगह पसमानदाओं का, गरीबों का हक हो जाएगा? देखिए इस बिल की जो सबसे बड़ी विशेषता है, देखिए लोग, मनोरमा जी जवाब मैं दे देता हूँ, मैं उसी में ऐड करें संजीव जी में कि दो सांसद ने जो बात की इसके विरोध में अपना पक्ष रखते हुए, एक किशनगंज के जावेद मोहम्मद ने और इकरा हसन ने रखा।
जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उन दोनों का ये कहना था कि गरीब मुसलमानों को इससे बेआसरा हो जाएंगे। बहुत बड़ी तादाद में गरीब मुसलमान जिनको वक्फ के कारण जो है उनको सहारा मिला हुआ है, रोजगार का भी आश्रय भी मिला हुआ है, उसमें कई तरह की बेवा निराश्रित महिलाएं हैं जिनको इसे, तो ये जो है क्योंकि एक क्लॉज है उसमें जो उसमें हटाता है उनको, अब सरकार को ये हक मिल जाएगा कि वक्फ की संपत्ति पे अगर कोई रह रहा है या कोई रोजगार कर रहा है तो सरकार उस पे उसको हटाएगी कि कलेक्टर है और वो सारे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए मनोरमा जी, बिल्कुल सफेद झूठ है, सफेद झूठ है कि किसी गरीब मुसलमान, अर्जाल मुसलमान, पसमानदा मुसलमान को वक्फ की संपत्ति में हिस्सा मिला हुआ था या वो वहां पर दुकान कर रहे थे। जितने भी मुतवल्ली हैं, ये तमाम धार्मिक लोग जो है, जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं, जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, ये अपने रिश्तेदारों को दिए हुए थे वो दुकान को, वो अपने ही परिवार के लोगों को दिए हुए थे, बांट के दिए हुए थे। और अगर नहीं तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। इकरा हसन ने जो संसद में कहा उसमें निजी अकाउंट से एक केस का जिक्र उन्होंने किया जो उनके पास अपनी फरियाद लेकर आई थी। नहीं, मैं आपको बताता हूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर सबको भरोसा है, कांग्रेस पार्टी को भी भरोसा है, एनडीए वाले को भी भरोसा है। सच्चर कमेटी ने साफ स्पष्ट कहा कि इतने जमीन पर कब्जा है, इतने लोगों को 12,000 करोड़ रुपया का बेनिफिट होगा और टोटल जो भी लोग जहां इंक्रोचमेंट है या जहां पर भी भाड़ा लगा हुआ है उसमें लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो कब्जा किसने कर रखा, कब्जा किसने करवाया और किसके हाथ में वक्फ बोर्ड का नियंत्रण था? क्या इस देश के बहुसंख्यक पसमानदा मुसलमानों के हाथ में था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के किसी भी एक भी आलिम में पसमानदा नहीं है, वो इमारत शरिया के किसी भी मैनेजमेंट में पसमानदा नहीं है, इमाम काउंसिल के किसी भी मैनेजमेंट में पसमानदा नहीं है। इवन के जितना 200 परिवार है उसमें से एक भी परिवार का एक मेंबर पसमानदा नहीं है, तो फिर किसको दे रहे थे आप? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बिल है ये मैनेजमेंट को लेके है, मिसमैनेजमेंट को मैनेजमेंट करने के लिए, बेहतर प्रबंधन करने के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है। और मैं कहता हूं कि बगैर टेस्टेड किए हुए क्यों बता रहे हैं कि वो गड़बड़ है? गड़बड़ हो जाएगा, धर्म बदल जाएगा, लूट लेगा। अरे कहां लूट लेगा, कौन लूट लेगा? और पसमानदा के पास था क्या जो लूट लेगा? और किसका लूट लेगा? 200 परिवारों का जो प्रॉपर्टी पर कब्जा है, सरकार उसको ध्यान देके मैनेजमेंट कर रही है और 22 आदमी की कमेटी बना रही है जिसमें पसमानदा मुसलमानों को भी बेहतर सम्मान मिला है और उसके साथ पूरा मैनेजमेंट पारदर्शी होगा। तो सरकार अगर मिसमैनेजमेंट को मैनेजमेंट करने जा रही है तो हमको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए मैं कहता हूं कि आज का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है भारत के बहुसंख्यक पसमानदा मुसलमानों के लिए आजादी का दिन है। जी मनोरमा। ठीक है, हम हेमंत जी के पास आते हैं, हेमंत जी के पास ही आ रहे हैं। मैं कुछ अपनी बात कहना चाह रहा हूँ मनोरमा, इसलिए उंगली उठाकर ये कर रहा था। ठीक है, मैं 2-3 चीजें, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। संजीव जी को सुन लेते हैं। मुझे उस दिन भी मैंने फिरोज भाई को सुना था और एक आउटसाइड पैनलिस्ट हैं ड्राइंग मेमोयर, उनका सवाल भी था, आज भी टिप्पणी है कि पसमानदा इस मसले को लेकर के। तो 2-3 बात मैं पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं। लालू जी का जो घूम रहा है वो डाक बंगला के मसले पे घूम रहा है। पहली बात, हाँ ठीक है, अब बोलिए। मेरा अपना स्टैंड पॉइंट सब लोग जानता है कि वो दलित पक्ष है, दलित स्त्री का पक्ष है और पसमानदा पक्ष। मैंने आने के पहले पसमानदा महाज के लीडर अली अनवर साहब से बात की, उनका ओपिनियन लिया। उनका भी ओपिनियन ये था कि ये गलत है, ये इसके बावजूद कि पसमानदाओं का वहां कोई योगदान नहीं है। जो मंसूरी साहब कह रहे हैं उससे एग्री करते हुए बिल के खिलाफ थे वो। अब मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं। पहला जो मैंने पूछा मंसूरी साहब ने उसका जवाब नहीं दिया कि क्या पसमानदाओं का अधिकार हो जाएगा इस बिल के आने के बाद, कोई उसका जवाब नहीं है। सवाल है मनोरमा कि मेरे घर में समस्या है, मेरे बाप ने मेरा हक नहीं दिया है, मेरे भाई ने छीन लिया है। अब हम अपने घर का जो प्रसंग है हम नहीं कह रहे हैं कि वहीं निपटाया जाए, कानून बनना चाहिए, देश में संविधान है, संविधान के तहत सबको आना चाहिए। यहाँ सिविल कॉमन कोड बिल के मैं तो पर्सनली पक्षधर हूं जिसकी बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की भाजपा करती है, लेकिन वो कैसे करती है वो सबसे बड़ा सवाल है।
आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं और वक्फ बिल का ला रहे हैं। तो कल जो डाक बंगला के पास ही पटना स्टेशन के पास एक मस्जिद है और एक मंदिर है। मंदिर कैसे फैला है आपने देखा? तो क्यों नहीं कॉमन सिविल कोड लाते हो, जैसा कुछ कोड लाते हो? उसका भी कर लो जरा प्रबंधन, इसका भी कर लो प्रबंधन। नहीं करो। दलित हैं वहां क्या? एक बार वहां एक दलित पुजारी को लाया गया था, उसकी पूरी कथा हम सबको पता है, और वो एक एग्जाम्पल है। तो प्रॉपर्टी कौन कहां कैसे कब्जा कर रहा है, बेसिक सवाल ये है। दूसरा, फिरोज भाई को भी और जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं वो जो पूछ रहे हैं उनके लिए मैं एक स्टैंड पॉइंट और देता हूं, वो है दलित स्त्री स्टैंड पॉइंट। उससे चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। दलित स्त्री की पीड़ा क्या है? दलित स्त्री की पीड़ा है कि वो दलित पुरुषों से भी अपने को प्रताड़ित मानती है। एक स्टैंड पॉइंट है, इस पर अभी बहस पे मत जाइए कि ऐसे वार गालियां मत देने लगिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होने लगता है। और दूसरा, वो दलित सवर्ण स्त्रियों से भी खुद को प्रताड़ित मानती है, दलित पुरुषों से तो है ही है। होता क्या है, कास्ट के इशू पे जहां घर का सवाल है, जहां उत्पीड़न का रेंज एक है, तो वहां वो दलित पुरुषों के साथ ही खड़ा होती है। और जहां जेंडर के स्तर पे यदि सवर्ण स्त्री के साथ भी भेदभाव है, तो वो फिर वहां खड़ी होती है जेंडर के स्तर पे। तो आपको सोचना होगा कि कोई घर का मसला जो है आग लगाने के लिए इसमें 3-4-5 क्लाउजेज ऐसे आए हैं सामने जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। और क्यों नहीं, एक जवाब किसी ने देते हुए देखा कि किसी मंदिर में कि जैन प्रबंधक है, तो जैन तो कानूनन, ओवैसी ने कहा कि जैन, और वो सच भी है कि जैन तो हिंदू कोड के भीतर आते हैं। आप एक तरफ बोध गया में जो बौद्ध हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदू क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उसमें ला रहे हो। आप लाइएगा तिरुपति के प्रबंधन में, किसी ने कहा कि तिरुपति का जो प्रसाद बनता है वो एक खास जाति का सिर्फ ब्राह्मण बनाता है, बनवाइए वहां भी दलितों को। लाना होगा तो सारी व्यवस्था लानी होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप सिर्फ आइसोलेट करने के लिए जिस कानून को आपका ही आप लालू जी को तो ले आ रहे हैं, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी की तो बात नहीं कर रहे हैं, आप शाहनवाज हुसैन की तो बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने 2013 के कानून को बेहतर बताया था, जिन्होंने 2019 में कहा कि सारी चीजें डिजिटाइज हो चुकी हैं। तो आप दोबारा उंगलबाजी करने के लिए, और देखिए इरादा समझिए फिरोज भाई, वो ठीक है, बड़ी समस्या है, निश्चित तौर पे पसमानदाओं का हक मारा गया है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी। लेकिन आप बताइए कि भाजपा ने किन किन लोगों को आज संसद में खड़ा किया? तमाम नफरती लोग उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं। एक तो उनके यहाँ कोई मुस्लिम सांसद नहीं है, और चुन चुन के कौन पक्ष में बोल रहा है वक्फ बिल के? तो सूर्या, जिसका काम जहर उगलना है, वो आपका हितैषी होगा, वो पसमानदाओं का हितैषी होगा यदि अशरफों का नहीं होगा तो। वो आपके अनुराग ठाकुर, ये आपके संबित पात्रा, सब संजोग से ब्राह्मण है। मजेदार ये है कि अशरफ, आपके हिंदू अशरफ जो हैं वो आपके मित्र हैं, जो आग उगलने वाले हिंदू अशरफ हैं। बगल में बैठे हुए दुबे जी मुस्कुरा रहे हैं, आपके वहां वाले, आपके झारखंड वाले। और जो मुस्लिम अशरफ है वो आपका विरोधी है। तो ये तो ऐसी ही कहानी है मनोरमा, गांव घर में हमारे यहाँ होता है कि घर में जब झगड़ा होता है तो दुश्मन का पानी बड़ा अच्छा लगने लगता है। दुश्मन तो चाहता है कि बेटे का घर जमीन दूर दूर बिक जाए। कहानी ये है इसमें, इस कथा में सबसे पहले तो उस दुश्मन से निपट लीजिए ना, उसके बाद कर लीजिएगा। तो आपने वो उदाहरण तो दिया ही फिरोज मंसूरी जी, गांव घर के लोग हैं, फिरोज जी घर के गांव घर के हैं, जमीन से इरफान साहब बोल रहे हैं, हम लोग गांव घर के लोग हैं, वोकैबुलरी हमारी वही है, हम समझते हैं चीजों को। और नहीं समझते हैं जो लोग तो पुरानी फिल्में देख लें, जीवन का कैरेक्टर देखा है, पुराने जो जीवन हुआ करते थे उनका कैरेक्टर सब एनालिसिस कर लीजिए, बड़ा मजेदार मिलेगा आपको। मदर इंडिया से लेके हर जगह वो मिला करते रहे, वही व्यवस्था है। मीठी मीठी बातें करना, क्या बढ़िया मीठी मीठी बातें की है अमित शाह जी ने। तो ये प्रसंग है। मेरा कुल मिलाकर मानना यह था कि यहाँ दलित स्त्री स्टैंड पॉइंट से देखिएगा तो इस समस्या का समाधान है। ये चीजें अब ठीक है, वक्त में तो वक्त क्या, आपके तो बहुत सारे संघर्ष है कि संघर्ष थोड़ी, और नहीं तो भाजपा का सच में इरादा सही है तो कायदे से बिल लाए, कायदे से लोगों का हक दे, कायदे से जिसका जो मसला है, जो जिस धर्म का है उसको ये करे या रेगुलेट करे। मैं तो इस पक्ष में हूं कि सारे प्रॉपर्टीज को रेगुलेट किया जाना चाहिए। हनुमान के नाम पे एक मंदिर खोल देते, एक कांग्रेस के विधायक बेचारी परेशान है और कांग्रेस के भीतर के ही लोग उसको टॉर्चर भी कर रहे हैं।
क्या भाई, तो उन्होंने जमीन खरीदी, कोर्ट उनको कह रहा है, वहां एक हनुमान मंदिर बैठा दिया गया, क्या करिएगा उसका? अब उस बेचारी लड़ रही है। तो सवाल यह है फिरोज भाई, बात यह है कि हमारी दर्द में, हमारे दुखते रग में कौन हाथ डाल रहा है, ये बेसिक सवाल है। जी सॉरी जी, ठीक है, हेमंत जी के पास नहीं, बात देखिए संजीव जी, बिल्कुल नहीं बोला। अगर छोटी सी एक दो वाक्य की बात हो तो, क्योंकि फिर मैं मतलब जो टिप्पणी है उसके लिए हेमंत जी के पास जाऊंगी, तो समय भी एक निश्चित नहीं, है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यहाँ कोई निजी मामला नहीं है, पार्लियामेंट में बहस हो रही है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो हमारा स्थान है, जहां हम अपने डेमोक्रेसी को हेल्दी डेमोक्रेसी लेते हैं। और ये क्या कम सफलता है क्या? ये क्या कम सफलता है कि पहली बार देश में पसमानदा पर सबसे ज्यादा सवाल उठा, सबसे ज्यादा गूंजा, हर व्यक्ति पसमानदा बोला। कोई अशराफ ने कभी होने दिया क्या? कांग्रेस पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव हो, तमाम सेकुलर दल हो, कभी बोलते हैं क्या मुसलमान? अरे भाई साहब, तुम अपने यहाँ तो ओबीसी करते हो, दलित करते हो, शेड्यूल कास्ट करते हो, SC ST करते हो, मनुवादी व्यवस्था करते हो, हमारे यहाँ आके तुम्हारा मुसलमान हो जाता है, ये कैसे होगा? तो ये जो सेकुलरिज्म की पैमानी है, ये गलत। फिरोज जी, ये वही अमित शाह है जिन्होंने कहा कि मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं दिया आपने, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान हमें वोट नहीं करते, इसलिए हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो हम मुसलमान। मनोरमा जी, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी का उठना पसमानदा, सोना पसमानदा, बैठना पसमानदा। फिरोज भाई, आपके पक्ष में यदि अनुराग ठाकुर बोल रहा हो तो संदेह नहीं होता है क्या? आपके पक्ष में खड़ा हो? नहीं, देखिए, अरे संजीव जी, अरे संजीव जी, आज के मैं दिल से बताता हूँ, खुल के बताता हूँ, और बुरा नहीं लगना चाहिए। आज के डेट में कोई सेकुलर दल का कोई नेता आके हमारे बारे में बात करता है तो सबसे पहले संदेह होता है। क्यों? क्योंकि वोट हम पिछले 50 साल से उनको दे रहे थे और इन्होंने बेईमानी कर दी। लेकिन अच्छा आपके बारे में इन्होंने बेईमानी कर दी। और मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे शक अनुराग ठाकुर पर नहीं हो रहा, मुझे शक अमित शाह पे नहीं हो रहा, मुझे शक जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हमने एक वोट नहीं दिया, वोट हमने दिया सेकुलर दलों को, और सेकुलर दलों ने बेईमानी की। जब वोट का मामला आया, मुसलमान चिल्लाया, वोट हम दे रहे थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेईमान मेरे नजर में भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है, बल्कि सेकुलर दल का वो नेता है जो हमको पीछे हमारे सीने पे खंजर घोंपा, पीठ पे खंजर घोंपा। ये दर्द है। और आज के पार्लियामेंट में मैं नहीं सुबह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुबह उठा तो पसमानदा, दोपहर हुआ तो पसमानदा, रात में सोएगा तो पसमानदा। ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। थैंक यू पार्लियामेंट, थैंक यू संसद। आप कट रहे हैं, बीच में आ जाइए हेमंत जी। जी, तो ये भाजपा की रणनीति की, तो उस नैरेटिव की तो जीत है कि मुसलमानों के विरोध में होकर के आज संसद में वो साबित करने में लगे हैं कि वो मुसलमानों के पक्ष में। इसे उस तरह से स्पष्ट किया अमित शाह ने कि CAA NRC पे जो उन्होंने कहा कि एक भी कोई किसी की नागरिकता बेदखल हुई हो तो संसद के पटल पर उसका नाम रखे। फिर उन्होंने 370 का हवाला देते हुए कहा कि फिर वहां से आतंकवाद खत्म हो गया और उमर अब्दुल्ला फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये तमाम चीजें, और मुस्लिम जो तलाक का कानून है उस पर भी उन्होंने कहा, ये तमाम चीज की विरोधी सिर्फ विरोध करते हैं और मुसलमानों के हितैषी के रूप में सबसे ज्यादा काम जो है वो कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। ये उन्होंने, तो ये लग रहा है कि हाँ, इसमें उन्हें सफलता तो मिली है। हम हेमंत जी के पास आते हैं। हेमंत जी, 2023 में जब यूपीए ने इस पे किया था तो एक बड़े जो आवाज आपकी कट रही है, आवाज बहुत कट कर क्यों आ रही है? हो सकता है आज नेटवर्क का क्या इशू है? नहीं हेमंत जी, क्या इशू है? जी, मनोरमा की आवाज ठीक है जी, आपकी आवाज ठीक आ रही है हेमंत जी, बोलिए। तो वो कैसे, क्या इससे क्या उसमें कमी थी? 2023 को 2013 में जब ये संशोधन विधेयक यूपीए सरकार ने किया था, तो तब जबकि उस वक्त ये विरोध में कर रहे थे,
और लेकिन बाकी और जो भी मुस्लिम संगठन भी और कई बड़े नेता भी हैं, उस समय उन्होंने इसको एक सही कदम बताया था संशोधन की तरफ में या इसमें सुधार में, जिसमें ज्यादा जो है स्वायत्ता मिली थी, ज्यादा जो है नियंत्रण था। ये हल्का सा सरकारी उसमें था, लेकिन पूरा जो है बड़े स्तर पे जो है इसको ज्यादा जो है धार्मिक स्वतंत्रता के नजरिए से इसको माना गया था कि ये एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। तो कैसे वो फर्क है, और एक लालू जी के बयान को भी जिस तरह से मिसकोट किया जा रहा है, उस पर आपका या कोट के क्या वो, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिहार की राजनीति पर इसका जो जेडीयू का ये स्टैंड है, उसके बाद बिहार की राजनीति में जेडीयू की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी धन्यवाद। ये मंसूरी साहब जिस तरह से अभी बात कर रहे थे, तो मुझे याद आया कि एक जंगल में आग लगी हुई थी और उसमें एक आदमी मचान के ऊपर बैठ करके मल्हार गा रहा था। तो वही मंसूरी साहब अभी मल्हार गा रहे हैं। मेरी बात अगर उनको खराब लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अंदाजे बयां आपका यही है कि आप मल्हार गा रहे हैं उस जंगल में बैठ करके जिसमें चारों तरफ से आग लगी हुई है। जो लोग मुसलमानों के खैरख्वाह बने हुए हैं, वह गोली मारो गुंडा ठाकुर जो आज संसद में बोल रहा था, वह क्या कह रहा था कि यह देश मुगलिया कानून से नहीं चलेगा, यह देश तालिबानों का नहीं है। तो क्या यह देश मुसलमान मुगलिया कानून से चलाना चाहते हैं? क्या यह देश मुसलमान तालिबानी कानून से चलाना चाहते हैं? हेमंत सर, प्रसंगवश बस एक लाइन बोल दे रहे हैं कि ये देश अभी भी शेरशाह सूरी ने जो एक अदालत से लेकर के रेवेन्यू राजस्व इन सब पे जो सिस्टम बनाया था, शब्द से लेकर सिस्टम तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं। वो इतना अच्छा था। हाँ, मुगल नहीं था। मैं ऐतिहासिक संदर्भ में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अगर इस देश में सचमुच कानून और संविधान का शासन होता, जो मोदी राज में नहीं है, अगर होता तो गोली मारो गुंडा ठाकुर आज की तारीख में जेल में होता। अगर होता तो वो दुबे जी जो सांसद हैं वो जेल में होते, गिरिराज सिंह जेल में होते, ढेर सारे ऐसे नाम हैं जो जेल में होते। आप मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे और आप उम्मीद करते हैं कि वो पसमानदा की मुक्ति का ये की गाथा लिख रहे हैं। नीतीश जी को और उनके लाडले सांसद ललन सिंह को आज हमने सुना बोलते हुए संसद में कि मोदी जी की का चेहरा आपको पसंद नहीं है तो हम क्या करें। कुछ ऐसा ही बोल रहे थे जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के बारे में कह रही हो। नीतीश, ये मोदी जी का चेहरा विपक्ष को पसंद नहीं है, इसीलिए विपक्ष उनसे नाराज है। अरे भाई, जो नीतीश जी और उनके नुमाइंदे वहां जो तकरीर कर रहे थे गरीब मुसलमानों के पक्ष में, और वही तकरीर एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती कर रहे थे, जीतन राम मांझी के लोग कर रहे थे, तो पूछना चाहते हैं कि बिहार में बंदोपाध्याय कमेटी की जो रिपोर्ट भूमि सुधार पर आई थी, 18 लाख एकड़ सरप्लस जमीन है। किसने इनको रोक रखा है बांटने से उसको? अगर वह जमीन बांटी जाएगी तो बिहार में कोई भूमिहीन नहीं रहेगा। 1-1 एकड़ जमीन प्रत्येक भूमिहीन परिवार को दी जा सकती है। किसने मना किया है नीतीश कुमार को? किसने मना किया है ललन सिंह को? लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन भूमि सुधार का कानून अगर नीतीश जी लागू कर दे तो उनके इर्द गिर्द जो सवर्ण आभा मंडल जो है, जो सवर्ण घेरा जो है, वो उसी दिन गायब हो जाएगा। गधे के सर से जिस तरह सिंह गायब होता है, उसी तरह वो सारे के सारे भाग जाएंगे छोड़ करके उनको। बटाईदारों को हक देने का अधिकार किसने उनको रोक रखा है कि आप मत दीजिए उनको? तो ये कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो आपके आगे पीछे का सारा कार्य व्यवहार देखा जाएगा कि आपने और क्या क्या किया है। आप अचानक गरीबों के हितैषी हो जाएंगे, पसमानदा मुसलमानों के हितैषी हो जाएंगे, और बाकी जो गरीबों के बारे में क्या कर रहे हैं आप? मठ और मंदिरों की जमीन क्यों नहीं आप कब्जा करके उसको बांट रहे हैं?
जी उनको रेगुलेट करने के लिए क्यों नहीं उस तरह का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, आपके साथ तिरुपति में जो इतना सोना है, आप पद्मनाभ आप मंदिर में बताइए कि इतना सोना है। जो मैं कहता हूं कि आज जो भाजपा इस देश में उपासना स्थल कानून को नहीं मान रही और सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस तत्कालीन चंद्रचूड़ साहब के एक फैसले के बाद तो उनको एक मौका मिल गया हुआ है कि कहीं भी सर्वेक्षण हो सकता है, स्थित उसके स्टेटस में बदलाव नहीं होगा लेकिन सर्वेक्षण करेंगे। तो बताइए कि अब कोई भी चला जाएगा सर्वेक्षण करवाने के लिए। हालात ये पैदा किए जा रहे हैं मंसूरी साहब कि जो अथॉरिटी है एक तरह से मुसलमानों के पास, जो इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास में है, कि वो हमारी ही तरह वो अपने आप को इस देश का नागरिक समझे, इस अथॉरिटी को उससे छीनना है कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम कब नमाज पढ़ोगे, छत पर पढ़ोगे कि कब्रिस्तान में पढ़ोगे, तुम बाथरूम में गीत गाओगे कि घर के छत पर बैठ करके मल्हार गाओगे, ये सब हम तय करेंगे। हालात यहां पहुंच गए हुए हैं। एक मॉब लिंचिंग करो तुम, लोगों के घरों पर बुलडोजर चढ़वा दो तुम, एक तरफ से मुसलमानों को चुन चुन करके उनके एक एफआईआर दर्ज हुआ, नाम कहीं आ गया पुलिस रिकॉर्ड में, घर पर बुलडोजर चला गया, कोई रोकने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक पा रहा है। अवमानना की नोटिस अभी हाल में कोई किसी को जारी हुआ है जिसमें अफसरों को कहा गया है कि आप मकान बनवा कर दीजिए। कमाल की बात करते हैं, संसद से भगा देना है मुसलमानों को, उस नामो निशान मिटा देना है वहां से, जो पब्लिक स्पेस है वहां से भगा देना है, जो उनके पास कुछ अथॉरिटी मिली हुई है उसको खत्म कर देना है। और आप कह रहे हैं कि वो गरीबों के रहनुमा हो गए हैं, पसमानदाओं के रहनुमा हो गए हैं, अब मुक्ति का दिन आ गया हुआ है। किस स्वर्गलोक में आप जी रहे हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि ऐसे वक्त में इस तरह की जो लोग बात करते हैं वो पूरे मामले को गुमराह करते हैं। आप किसी दल के होइए, लेकिन अगर ईमानदारी पूर्वक आप बताइए कि ये जो बीजेपी की पूरी राजनीति है, जो 10 से 11 सालों में इन्होंने साबित किया है अपने आप को, या किसी मुसलमानों की छोड़ दीजिए, आप इस देश का जो सामान्य नागरिक है, जिसको आलोचना का अधिकार है, जिसको रहने खाने जीने का अधिकार है, बोलने की आज़ादी है, उसकी तमाम आज़ादी कर्टेल की जा रही है। और इनकी जिनसे यारी है, देख लीजिए उनके देश में क्या हो रहा है, ट्रंप महोदय के देश में। अब कोलंबिया विश्वविद्यालय में 300 छात्रों का वीजा रद्द किया गया है, स्टूडेंट वीजा, कि सब घर जाइए, क्योंकि फिलिस्तीन के समर्थन में उन लोगों ने नारेबाजी की थी। वैसा ही हालात अपने यहाँ है कि सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो पासपोर्ट रद्द कर दिया। पासपोर्ट और नमाज पढ़ने में क्या भाई ये रिश्ता है? उसमें पसमानदा देख करके कर रहे हैं क्या? कि नहीं, पसमानदा का पासपोर्ट रद्द नहीं करेंगे, अशराफ का करेंगे। पसमानदा अशराफ का इशू इस देश में बड़ा इशू है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वह उसी तरह की बात है जब वह बूढ़ा शेर हाथ में कंगन पहन करके और नदी किनारे बैठ करके वो जाप करने लगा कि अब वो नहीं, हेमंत सर वो स्वांग भी नहीं कर रहा है। अभी मनोरमा ने बता रही थी कि वो समय बढ़ाया गया है संसद में। अब तब से मैं देख रहा हूँ झड़ी लगा करके अनुराग ठाकुर के बाद, अनुराग ठाकुर तो समय में थे, सूर्या, उसके बाद संबित पात्रा, और अभी मैं जो दुबे जी का नाम ले रहा था, अभी तुरंत दुबे जी बोल रहे हैं। क्या नाम, कौन दुबे हैं? फिरोज भाई आपके बगल वाले, अरे वो गोड्डा वाले, निशिकांत दुबे। तो चुन चुन के ऐसे लोगों को, गिरिराज सिंह बच गए हैं, थोड़ी देर में गिरिराज सिंह भी बोल लेंगे। हेमंत सर, अब आप बताइए कि इन लोग ऐसे लोग मैं कह रहा हूं, ऐसे लोगों को तो अगर सरकार को थोड़ा भी लोक लाज होता, थोड़ी शर्म हया होती, तो ऐसे लोगों को बोलने से मना कर दिया जाता कि नहीं, ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग चिन्हित लोग हैं जो मुसलमानों को दिन रात गाली देते हैं। लेकिन ये भी इतना परहेज भी जो सरकार नहीं कर रही है,
उस सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये मुसलमानों का भला करने के लिए आ रहे हैं। अब रही बात लालू जी के बयान की, मैं लालू जी के बयान के समर्थन में आज खड़ा हूं। लालू जी का मकसद सचमुच वक्फ की जमीन का जो ये गोरख धंधा करने वाले लोग हैं उनको रोकने का था। और मैं जानता हूं कि जो पटना सेंट्रल मॉल जो बना हुआ है वह किन लोगों ने जमीन बेची, तो उन लोगों ने बेची जिन लोगों के पूर्वजों ने जमीन वक्फ की थी। उन लोगों के वारिसों ने घपला करके जमीन बेच दिया वो, और उसमें मिली भगत भी थी। तो ये वहां डाकमाला के इर्द गिर्द बहुत सारी लगभग सारी जमीन वक्फ की ही थी, कुछ को छोड़ करके। तो ये जो इस हालत में लालू जी का जो बयान था, तो क्या लालू जी मुसलमानों के दुश्मन के रूप में पेश किए जाएंगे, उसको मान लिया जाएगा? हम ये कह रहे हैं कि कोई कहीं गलत हो रहा है उसका विरोध करना और कहना कि ये सख्ती की जानी चाहिए इस मामले में वो। और दूसरी बात कि आप एक ऐसा बिल लेकर के आ रहे हैं जिसके जरिए जो अथॉरिटी है मुसलमानों के पास, उस अथॉरिटी को आप एक तरह से खत्म करना चाहते हैं। अरे वो सरकार की संपत्ति नहीं है, वो अभी फैलाया क्या जा रहा है। अभी जो इरफान भाई जो कह रहे थे उस खतरे को समझिए आप। गांव में जो ये लोगों को बताया जा रहा है कि देखो ये जो मियाँ जी की जमीन है, ये वाली जिस पर मदरसा बनाए हुए है 5 एकड़ में, ये बस अगले साल हम सब लोग बांटेंगे इसको। और जान लीजिए अगले साल बटाए चाहे नहीं बटाए, किसी दिन ये नौबत पैदा कर देगा, गांव का आदमी जाकर चढ़ जाएगा उस पर। जी, ये हालात पैदा करेंगे, ये हालात पैदा करेंगे। जिम्मेदाराना बयान किरण रिजिजू का है कि अगर हमने इस पर रोक नहीं लगाई तो संसद जो है जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं जहां बैठ करके, ये वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। ऐसा बताइए ना, किरण रिजिजू ने संसद में ये विधेयक पेश करने से पहले का ये कैसे आप मंसूरी जी इसको डिफेंड करेंगे? आप एक्सट्रीम देखिए कि एक्सट्रीम कह रहा है कि संसद भवन भी ये लोग वक्फ वाले क्लेम कर लेते उस संसद भवन, और दूसरी तरफ गांव में क्या सिखाया जा रहा है कि ये वाला जमीन तुम्हारा हो जाएगा, ये मदरसा वाला, ये मस्जिद वाला, ये ईदगाह की जमीन, ये फलाने मियाँ की जमीन, ये सब जो है वो हम लोग आपस में बांट लेंगे। और ये बहुत कन्विंसिंग मसला होता है। और मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा अराजक माहौल बनाएंगे कि जिसमें पता चलेगा गांव में लोग चढ़ना शुरू कर देंगे, कहीं मदरसा पर चढ़ जाएंगे, कहीं वो ईदगाह की जमीन पर चढ़ जाएंगे कि इस पर कब्जा करो अब। ठीक है। तो इसके पीछे प्रचार किस रूप में क्या है कि ये जो मुसलमान है ये इस देश के नागरिक नहीं है, ये सबको तो पाकिस्तान मिल गया था, इसको वहां जाना चाहिए था, जबरदस्ती यहाँ बैठा हुआ है, सब जमीन हम लोग का है। ठेठ भाषा में यही प्रचार हो रहा है। अब पसमानदा अशराफ करते रहिए आप, बिल्कुल कोई नहीं बचाने के लिए। हम कह रहे हैं कि ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है ना, जैसे मॉब लिंचिंग होती है, तो इसी तरह जमीनों के लिए लिंचिंग होगी जिस तरह, क्योंकि जो नीचे में नैरेटिव बनाया ये जा रहा है कि ये जमीन कल हो करके ये सब हम लोग गरीब लोगों को सरकार दे देगी, मियाँ जी की जमीन कब्जा करके ये सब ले करके। तो ये एक बहुत कन्विंसिंग फैक्टर है, इसको माइन्यूटली इसका असर समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे वो नीचे में कन्विंस करेंगे। तो जो लोग जिनको अवसर मिला इस देश में, तमाम मुसलमान ही नहीं तमाम किस्म के गरीबों के लिए काम करने के, आपने नहीं किया, आपने वो कदम उठाया ही नहीं। चंद मुट्ठी भर लोगों के हम गिनती है मेरे पास कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने नीतीश कुमार को बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं करने दिया। जी हेमंत जी लौट के पहले और नीतीश जी डर के मारे वो पीछे हट गए। तो आप 10 लोगों के डर से आप पीछे हट गए और लाखों करोड़ों लोगों का आपने हक मार लिया, आपने उनके बेहतरी के लिए काम नहीं किया। तो ये पूरा जो मकसद ये है कि एक ऐसे जमात को, एक ऐसे गिरोह को मैं उनको गिरोह मानता हूं कि इस देश में आज जो सरकार के नाम पर जो कुछ है वह गिरोह है, जिसके सामने संविधान और कानून का कोई मतलब नहीं है। अन्यथा अगर यह मतलब होता तो संसद में बैठ करके कोई हिम्मत नहीं करता, तब वो गोली मारे ठाकुर जेल में होता और योगी आदित्यनाथ भी जेल में होते, जो कहते हैं खड़ा होकर के विधानसभा में कि उस कमबख्त को पकड़ के लाओ, मैं उसका इलाज करवा दूंगा, उपचार करा दूंगा। क्या बात करते हैं आप?
हेमंत जी, हम लोग मनीष जी से पहले एक टिप्पणी ले लेते हैं, उसका लौट के आएंगे तो आपसे और संजीव जी से खास तौर पर जो चिराग और नीतीश कुमार और इनकी राजनीति बिहार में किस तरह से अनफोल्ड होगी इसके बारे में खास तौर से, और मुसलमानों का क्या। फिरोज जी से भी पूछेगा मनोरमा, फिरोज जी से पूछेगा हाँ, कि तीनों वक्फ से बोर्ड के पूछेंगे, जो लेकिन हाँ, चेयरपर्सन है वो थोड़ा जदयू थोड़ा सा बिहार पे से आएंगे, जुड़े हुए हैं, जरूर थोड़ा सा पूछेगा। बिहार पे आएंगे। मनीष जी से पहले टिप्पणी ले लेते हैं। मनीष जी, आप इसको देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों के हितैषी के रूप में पेश किया जा रहा है, करने में भाजपा जो है इसको आगे करेगी। किरण रिजिजू जैसे जो खुद संसदीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने पेश करने से पहले ये बात कहा कि संसद जो है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगा। इसके साथ में ये भी है कि एक एक इसको भ्रम के तौर पे भी देखा जा सकता है क्या कि रेलवे सेना के बाद सबसे ज्यादा जो है पैसा संपत्ति जो है जमीन के मामले में वो वक्फ बोर्ड के पास है। क्या हिंदू संगठन मंदिर जो है उनके पास उनको जोड़ करके वैसा कोई वहां पे तो है नहीं, हर एक अलग अलग है ना। अगर उसको पूरी तरह से जोड़ा जाए तो कई गुना ज्यादा संपत्ति निकलेगी। तो और दूसरी बात ये कि जो गैर धार्मिक इसको बोल रहे हैं तो कि उसके उसमें बोर्ड में होगा, तो बाकी सब में क्यों क्यों नहीं, मतलब कि क्या इसके लिए फिर आगे आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि मतलब ये एक तरह की मुसलमानों के उसमें जो है आप इसको अलाउ करें और फिर आप इसको ये नहीं मान रहे हैं कि उनके धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी अगर है तो फिर जो हिंदू तमिलनाडु का भी है मंदिर वाला ट्रस्ट है और ये है उसमें गैर जो है हिंदू का उसमें वो उस बोर्ड का सदस्य नहीं होता है। तो इस तरह से तमाम जो है आप तिरुपति में भी देख लीजिए, पुरी का भी है, अपना अपना अलग अलग तरह से है। तो फिर क्यों नहीं सबका एक जैसा एक तरह का हो, और इस पे जो ये जो राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं उसका आप जयंत चौधरी से ही शुरुआत कर लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनको मुसलमानों ने समर्थन दिया और जिस तरह से भाजपा के फोल्ड में गए, पहले तो वही एक वो था, उसके बाद से दूसरा ये रहा कि मतलब अब इस पर जो स्टैंड है। तो क्या ये 2027 के लिए भी एक तरह से यूपी, क्योंकि यूपी बहुत ज्यादा उनके फोकस में है भाजपा के, तो क्या ये इसको समझा जाए इस तरह से भी कि ये उसके लिए उसके नजरिए से भी ये महत्वपूर्ण है ये वक्फ बिल पे विधेयक संशोधन विधेयक लाना, और यूपी का 2027 जो है इसके इस पे, क्योंकि वहां पे बहुत उग्र राजनीति और ये इस तरह का जो बहुत जबरदस्त पोलराइजेशन वो उनके फेवर में ऐसा लग रहा है, शायद या उसका आकलन करें कि उनके फेवर में वो काम कर रहा है। अनम्यूट करिए। देखिए, इस बिल को हम लोग को अपने समय से काट के तो हम लोग इस बिल को नहीं देखना चाहिए। खास करके अल्पसंख्यक समाज के लिए एक बेहद ही भयावह किस्म का समय है। कह लीजिए कि एक घोषित किस्म का गैस चेंबर पूरा एक है जिसमें सांस। आपकी आवाज बंद हो गई। मनीष जी दोबारा आना पड़ेगा इनको। हाँ, फ्रीज हो गए हैं। मनीष जी दोबारा आ जाइए। ठीक है संजीव जी, फिर आपके पास अभी नहीं, अच्छा। मनीष को दोबारा आना होगा दोबारा। संजीव जी तब तक फिर आपसे ही बात कर लेते हैं। इरफान जी और मनीष जी दोनों को इशू है, इरफान जी भी नहीं आ पा रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं। इरफान जी भी नहीं आ पा रहे और उनकी आवाज भी बहुत साफ नहीं। तो आप कैसे संजीव जी थोड़ा बिहार की तरफ मुड़ करके आते हैं। मनीष आ गए एक बार। मनीष बोलिए। मनीष जी नहीं, तो मैं बस इतना ही कह रहा था कि इसको एक समय से काट के हमको नहीं देखना चाहिए। अभी जो नहीं इशू है, मनीष क्या इशू है। ठीक है संजीव जी, आप तब तक आप ही इस पर टिप्पणी करिए। अगर आप मनीष वाले सवाल को ले सकते हैं तो बेशक। मैं मनीष वाले सवाल को थोड़ा सा ले लेता हूं, बाद में मनीष जी आके बोलेंगे। और बिहार वाला जो आप सवाल आपने दिया वो मैं आगे ले जाऊंगी। हेमंत जी हैं, फिरोज जी हैं। नहीं, उस पे ही टिप्पणी करना चाहूंगा, बिहार वाले पे ही। उसके पहले उधर से जो कई सारी टिप्पणियां आ रही हैं जो, लेकिन ड्राइंग मेमो एक्ट जो बात कर रहे हैं वो बात को बढ़ाने वाली कर रहे हैं, तो उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि ये सच है कि इससे, लेकिन इससे ये तय नहीं हो रहा है कि पसमानदा उनको वोट करने जा रहा है वक्फ बिल से। सूरी जी हैं पसमानदा समाज प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग पसमानदाओं से कटे हुए हैं या पसमानदा मूवमेंट से कटे हुए हैं। तो ये जो राय है कि हम अपने घर के अभी का ये जो समस्या अभी
है उसको हम पूरा प्रॉपर्टी ही दे दें, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो पूरी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दे देते। तो ये जो है जगह जगह डिस्प्यूट खड़ा करने का संभल तो एक सामने एग्जाम्पल है, और कैसे एग्जाम्पल दिया जाएगा? जो योगी जी कर रहे हैं जगह जगह ढूंढ ढूंढ के जो हो रहा है कितनी सारी प्रॉपर्टियों पे, क्योंकि उसमें क्लाउज भी साथ में आ रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, लेकिन विवाद होगा तो ऐसा होगा, तो विवाद तो घर बैठे क्रिएट कर दिया जाएगा। पीछे से ये कानून लागू नहीं होगा, लेकिन वो साथ साथ जो है यदि विवाद रहा तो ऐसे होगा, तो हो जाएगा ये। तो जगह जगह झगड़े की जो बात हेमंत जी कह रहे हैं वो है। और पसमानदा, मुझे नहीं लगता कि इस पर जाकर के वक्फ बोर्ड के बिल के उस पर जाकर के उनको पसमानदाओं के बीच में कोई मैसेज है कि उसके बीच कोई चीज आ रही है और बहुत अच्छा होने जा रहा है, ये नहीं होने जा रहा है मुझे लगता है। ये जरूर है कि जो अब भाई मुद्दा नहीं रहेगा तो उनका तो एजेंडा है ना, वो घोषणा पत्र करके आए हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, ये सारे कॉमन सिविल कोड लाएंगे। उन्होंने थोड़े कहा है कि कॉमन प्रॉपर्टी बिल लाएंगे। हम लोग कह रहे हैं कि कॉमन प्रॉपर्टी बिल ले आते, माने वो वर्शिप का वाला जो ये है, देवी देवालय मठालय सबको ले आते एक साथ, उसमें वक्फ को भी ले लेते, जितना भी धर्मार्थ दान होते हैं वो सबको ले आओ। और फिर देखो, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बहुत है भाई, एक एक मंदिर के पास हजारों सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं, कितनी सारे सोना है, कितना आप वहां दान में आता है, सबको रेगुलराइज कर दो। हम लोग तो इस पक्ष वाले हैं, तो उसमें क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या जैन, क्या सिख, सब हो जाएगा। और नहीं तो फिर सबके यहाँ एक एक बैठा दो, या इसी तरह के और सारे प्रावधान आप जो आप करना चाह रहे हैं वो करके लेके आ जाए। तो एक बात। दूसरी बात कि जो बिहार में हो रहा है, अब बिहार में तुरंत चुनाव है। 27 वाला जो आपने मनीष से पूछा है, यदि मनीष आ जाते हैं तो आपको जवाब देंगे, लेकिन 27 वाला तो हो सकता है कि बहुत सारी दूसरी चीजें आ जाएंगी तब तक। योगी जी तो रोज ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बिहार के तुरंत के चुनाव का इम्पैक्ट क्या होने वाला है ये जरूर है। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी को जो जितना वोट मिलता रहा था उसमें कोई इजाफा हो जाएगा, या इससे कोई और सैंक्टिटी बनी रहेगी उनकी, मुझे नहीं लगता। ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, चिराग पासवान और नीतीश कुमार मिलकर के, कि राजद को मिलने वाला वोट यदि वो रोक नहीं सकते हैं तो उदासीन कम से कम कर दें, ये जो कोशिश है, इस कोशिश में धक्का लगेगा इन्हें। अब ऐसा नहीं है कि जिन दो, जैसे इनके शहाबुद्दीन के जो दाएं बाएं हाथ होते थे उनके परिवार के लोगों को साथ में लाना, इसके जरिए चिराग पासवान कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दूसरे और मुसलमान दबंग नेताओं को साथ में लेकर के आके काम करेंगे, तो कुछ वोट कुछ असर पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक वक्फ बिल वाला स्टैंड जो है उन्हें झटका जरूर देगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चुनाव तुरंत है। जयंत चौधरी को सुविधा है कि 2 साल में, राजनीति में बहुत कुछ बातें आगे चीजें, नई चीजें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ मुझे लगता है नुकसान होगा। लेकिन नीतीश जी नुकसान के आकलन की स्थिति में कितना है ये समझ। संजीव जी, लेकिन जयंत चौधरी के जो वोटर है वो भूल जाएंगे, ये जरूरी तो नहीं। वो तो बात की बात है। वक्त इतना बड़ा मुद्दा आगे भी रहेगा क्या, ये सवाल है। क्योंकि ये बात तो फिरोज साहब सही कह रहे हैं ना, या हम सब भी समझते हैं ना कि ये बात है तो नियंत्रण में अशरफों के। जब एकदम से जो हेमंत जी कह रहे हैं कि वैसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि जगह जगह जा करके आप जमीन पर डिस्प्यूट क्रिएट किया जाएगा, तब प्रभावित पसमानदा होंगे। अदरवाइज तो पसमानदा रोज ही प्रभावित हो रहा है। उन्हीं जयंत चौधरी को उनके साथ तो विधानसभा में वोट मिला नहीं था, वो तो अखिलेश जी के साथ थे शायद। तो उन्हीं जयंत चौधरी को जब वोट देते रहे, वो तो ठेला लगाने के लिए भी उनके हांडी में जाकर के खाना देख लिया जा रहा है। चिकन भी है तो बीफ बता करके जो मेवात के इलाके और दूसरे इलाकों में सब होता रहा है। तो पसमानदा तो रोज ही ये हो रहा है। तो वक्फ वाला कितना उनको उस समय करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार में नैरेटिव के स्तर पे मुझे लगता है कि एक तो ये सामने आएगा और नीतीश जी की जो छवि। लेकिन एक सवाल है नीतीश जी समझ पाने की स्थिति में है भी क्या जदयू को अब अमित शाह नहीं चला रहे हैं? क्या एक षड्यंत्र की तरह नहीं देखा जाए एक अन्य मार्ग में उनका जाना? मैं इसलिए ये सब सारे सवाल कर रहा हूं कि कई सारे षड्यंत्र की कथाएं अमित शाह जी के साथ चिपकी हुई हैं, कि सही है गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन वो एक अन्य मार्ग गए। आज ललन सिंह ने कम से कम 25 से 30 बार मोदी जी का नाम लिया है अपने भाषण में। मोदी जी का सांसद होकर मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। बताइए 2013 में तो मोदी जी का चेहरा खुद नीतीश जी नहीं देखना चाहते थे, भाग आए थे वहां से, चंडीगढ़ से लेकर के भोजन तक कैंसिल कर दिया था। तो जितना मोदी जी आज उन्होंने किया, इससे शक हो रहा है मुझे कि
नीतीश जी का जो गहराया हुआ संकट है, उनके इर्द गिर्द का जो षड्यंत्र है, उसको भी नीतीश जी समझ पा रहे हैं क्या? तो आरजेडी के प्रवक्ता ने जो संजीव जी याद करिए, संजीव जी याद करिए, पहले ये बोल रहे याद करिए, हम लोगों ने बात की थी आरजेडी के एक प्रवक्ता के हवाले से कि 12 में से 9 सांसद जो हैं भाजपा में कभी भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और हेमंत जी या मनोरमा आप बताइए कि क्या नीतीश जी होशो हवास में होते तो आज ललन सिंह की छुट्टी नहीं हो जाती, या 5 दिन के अंदर छुट्टी नहीं हो जाती, यदि इतना मोदी जी कर देते तो, भले ही गठबंधन में रहने के बाद भी। जी ठीक है, फिरोज जी के पास आते हैं, कंक्लूडिंग टिप्पणी हेमंत जी से ले लेंगे। फिरोज जी, आरसीपी को लेकर के तो यही विवाद का कारण बना था कि आरसीपी मोदी जी के प्रति और बीजेपी के प्रति ज्यादा लॉयल्टी दिखा रहे थे। बिल्कुल, जिस तरह की लॉयल्टी आज ललन सिंह दिखा रहे थे, आज तो ज्यादा हुआ है सर। उतना तो आरसीपी ने कभी नहीं किया था जितना आज मोदी जी मैंने तो कहा कि कोई प्रेमिका अपने प्रेमी का नाम ले रहे, जिस तरह लेती है उस तरह ले रहे थे वो। जैसे लग रहा है भाजपा का कोई नेता भाषण दे रहा था, जदयू का। ठीक है, तो पहले फिरोज जी से लेकर कंक्लूडिंग टिप्पणी आपसे आते हैं आपके पास हेमंत जी। फिरोज जी, 18% वोट है मुसलमानों के बिहार में। हमसे अब बिहार सेंट्रिक थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार के इस स्टैंड के बाद, और चिराग पासवान का खैर अपना वोट आधार है, मुसलमानों में उनका कितना वोट आधार है इसके बारे में बहुत तय रूप से नहीं कहा जा सकता, ऐसा कुछ नहीं उनका है। तो आप इसको बहुत ही पोलराइजेशन की तरफ में देखते हैं कि ये आरजेडी की तरफ में ज्यादा पोलराइज्ड अब होने जा रहा है, या फिर इसका जो आप मान रहे हैं कि जो पसमानदा मुसलमान है इस वजह से नाराज है और कोई फर्क नहीं आएगा इससे, इस स्टैंड तब, जबकि आपका वाला स्टैंड मुस्लिम समुदाय में कम है, बड़े स्तर पर इसको मुसलमानों के मामले में हस्तक्षेप के तौर पे देखा जा रहा है, और उनके जो लगातार उनके अस्तित्व पे जिस तरह से सरकार के द्वारा इंटेंशनली चोट किया जा रहा है, इस चोट के तौर पे तो जरूर देखा जाए। मनोरमा जी, जब हेमंत जी बात कर रहे थे तो थोड़ा सा मैं भावुक हो गया था और मैं चश्मा पहन लिया था, क्योंकि आज मैं स्पेशली चश्मा रख लिया था। ये 50 साल वाला चश्मा, हाँ, ये 50 साल वाला चश्मा है जो सेकुलर दलों ने मुसलमान के नाम पर चश्मा पहनाया। कितना अच्छा बात बोल रहे थे, ये समस्या आ गया, भारी समस्या आ गया, मुसलमान बर्बाद हो जाएगा, उसकी जमीन। अरे भाई साहब, गांव के हम आदमी हैं, हमको भी मालूम है कि किस मदरसा में, किस मस्जिद में और कहां कौन कब्जा करेगा। और दंगे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दलित को जाके यही सिखाया जाता है कि अगर दंगा करोगे ना तो उसके घर का फ्रिज और उसके घर का टीवी और उसका घर का जो है जेवर लेके तुमको फायदा मिल जाएगा। दंगे का कॉन्सेप्ट है। हम वहां नहीं जाना चाहते। हम जाना चाहते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, कोटा, टाडा और तमाम मुसलमानों को, तमाम पसमानदा मुसलमानों को चुन चुन के मारना, मलियाना, मेरठ, 40,000 दंगे, तो उस समय कोई आदमी आके क्यों नहीं सलाह सुझाव दे रहा था कि अरे मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं, और या उसके मदरसे को क्यों जला रहे हैं, या उसके यहाँ दंगा क्यों कर रहे हैं। भागलपुर में जो दंगा हुआ था ना, एक खास जाति एक पूरे मोहल्ले में घुस गया था, और जिसको सेकुलर जाति आप घोषित किए है ना आप लोग, सेकुलर जाति जिसको माई समीकरण बोलते हैं, वही जाति था। पूरा का पूरा मोहल्ला जाके ही एक मोहल्ले में जाके पूरे का पूरे लोगों को मार दिया और काट के बढ़ा दिया। क्या बात करते हैं। देखिए, ये घड़ियाली आंसू और ये 50 साल वाला जो चश्मा है, पसमानदा मुसलमान जो 85% भरम से निकलिए। अरे 100%, जिसको 18% आप बोल रहे हैं ना, 14% हम हैं और पसमानदा मुसलमान है। नट, पमड़िया, भाट, बक्को, जोला, दुनिया, कुजरा जी, सिकलगढ़, चुड़ियारा, दर्जी, बिहार में 14 से भी कुछ ज्यादा ही है, 14 से ज्यादा है। और ये भरम में नहीं बोल रहे मनोरमा जी, ये कोई भ्रम में नहीं बोल रहे हैं। डेटा आया हुआ है, नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का डेटा है, कांग्रेस पार्टी का डेटा है, कम्युनिस्ट पार्टी का डेटा है। मैं कह रहा हूं ना, ये जो चोचलेबाजी है ना, ये जो भ्रम की स्थिति, ये जो बेकूफाना जो तर्क है ना कि इससे बहुत जुल्म होगा, अभी आप यूनाइट हो जाइए। कलमा क्या प्रवचन दे रहे हैं क्या? हम कोई कवि सम्मेलन में बैठे हुए हैं? हम कोई कथा कर रहे हैं क्या? पार्लियामेंट में, देश की सबसे बड़े मंदिर में, सबसे बड़े मस्जिद जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, वहां डिबेट हो रहा है। देश के नागरिकों का डिबेट हो रहा है। और जितना पाप पिछले 75 सालों में सेकुलर दलों ने फैलाया है, आंख बंद कर लिया, चश्मा लगा लिया, ऐसे लगा लिया,
दंगे में खड़ा रहा। लालू प्रसाद जी को कोट कर रहे थे, लालू प्रसाद जी का वो कोट भी अमित शाह को करना चाहिए था जब सीवान और छपरा के इलाके में कहा था कि मस्जिद का होगा तोड़ने दो ना, का दिक्कत है, दाढ़ियों बचाए, दाढ़ियों बचाए और सुरक्षा भी कराओ, थोड़ा डेवलपमेंट भी कराओ। यो बात बोलना चाहिए पार्लियामेंट में। बात वो कल आएगा, आज नहीं आया है, कल वो भी आएगा। ये बात आपको बता, आज आज आधा सुने हैं, कल आप सुन लीजिएगा लालू जी का वो भी, कि सारण में उन्होंने क्या कहा था मस्जिद हटाने के मामले पे, कैसे उन्होंने भागलपुर दंगे पे चुप्पी साध ली थी, चूंकि उनके सजातीय लोग थे। अब चूंकि मैं खुल के कह रहा हूं और हम लोग भरम पालने वाले लोग नहीं है, और बंदोबाई कमेटी और बहुत सारे मामले और बहुत सारे तर्क, अमेरिका और ओबामा और ट्रंप, रहने दीजिए। ये सिद्धांत से देश ये चलने वाला गप नहीं है। मेरठ मलियाना में आपने गोली मारी, मनोरमा जी, मेरठ मलियाना में आपने खड़े होके गोली मारी। बुलडोजर अगर चल रहा तो ईंट चल रहा, दीवार गिर रहा, घर गिर रहा, बना लेंगे, लेकिन आपने तो गोली मारी। 40,000 दंगा करवाए, मेरे दुकान को लुटवाया और कांग्रेस पार्टी ने लुटवाया। और जो आज जिसको आपको बड़ा तकलीफ हो रहा ना कि विवेक ठाकुर क्यों ऐसा बोल रहा, सूर्या ऐसा क्यों बोल रहा, तो जब आपकी सरकार थी तो जेल में आपने क्यों डाल दिया, क्यों नहीं डाला था? गिरिराज सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के थे ना, गिरिराज सिंह जिसको आप कह रहे हैं। सवाल तो ये है ना हेमंत जी कि आप जब चाहते हैं हरा कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा और गेरुआ कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन इस देश का मुसलमान, पसमानदा मुसलमान अगर खुल के अपनी बात को रख देता है तो उसको आरएसएस का एजेंट कह देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलता। बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि फिर मनीष जी आए, मनीष जी की टिप्पणी लेंगे। लेकिन यहाँ तो आपको किसी ने आरएसएस का एजेंट नहीं कहा। सुनिए मेरठ मलियाना बतिया रहे हैं। नहीं, गोली चली भाई, टाटा पोटा में गोली मरवा रहे थे, टाटा पोटा में हमारे लोगों को जेल भिजवा रहे थे उस समय। कहाँ थे आप, क्यों नहीं बोल रहे थे? और दूसरी बात, आज अडवाणी पर बात हो रही है, विवेक ठाकुर पर बात हो रही है, जेल में क्यों नहीं डाला आपने? हेमंत जी को सुन लीजिए, हेमंत जी को सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। यहाँ जो लोग सिद्धांत मत बोलिए, जो लोग सुन लीजिए, आप अतीत में जाकर के बहुत बोल करके अपने आप को डिपेंड नहीं कर सकते हैं। वो मेरठ मलियाना बोलकर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। आपको अभी बोलना पड़ेगा 2021 का गुजरात क्यों नहीं याद आ रहा है आपको? बिल्किस बानो क्यों नहीं आपको याद आ रही है? बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल याद है और बिल्कुल याद है, हिसाब लेंगे हेमंत जी, हिसाब लेंगे हेमंत जी, हिसाब लेंगे। क्यों हिसाब लेंगे पता है हेमंत जी? हेमंत जी क्यों हिसाब लेंगे पता है? क्योंकि मुझे पता है कि अगले दिन आप किस पार्टी में चले जाइएगा कोई गारंटी नहीं है। अभी आपको मांझी से तकलीफ था, मांझी ने कुछ, अरे अभी आप लोग को अभी मांझी से तकलीफ हो गया, लेकिन मांझी विधानसभा में अगर इधर चला आवे तो मांझी बहुत अच्छा है, मांझी बहुत अच्छा है। चिराग पासवान इधर चला आवे तो चिराग पासवान बहुत अच्छा है। मनोरमा जी एक लाइन में खत्म करता हूँ, एक लाइन में खत्म करता हूँ, एक लाइन में खत्म करता हूँ। मेरा सीधा मानना है कि भाई साहब आप जो है एक लाइन में, आप जो है आप जब चाहते हैं सेकुलर हो जाते हैं, जब चाहते हैं कॉम्युनल। हम ठेका ले लिए हैं का आपका? हम हमेशा आपके दोनों दो फुटबॉल समझ रहे हैं हमको, हम ठेका लिए हैं। बोलने जा रहे हैं वैसे फिरोज भाई और दर्शकों को भी बता दूं, ये घर का डिबेट हो रहा है। हम सब एक घर के एक तरह सोचने वाले लोग हैं, जैसे हम भी, हेमंत जी भी, वो सब लोग ऐसे लोग हैं जो पसमानदा लाइन पे, पसमानदा का अर्थ होता है नहीं बोलते हैं संजीव जी, नहीं बोलते। हेमंत जी आज भी कह रहे हैं, हेमंत जी आज भी नहीं बोल रहे हैं, आज भी मुसलमान बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 85% हो, बोलिए आप। अब सुनते हैं उनको जी। अब आप क्या बात करते हैं? नहीं बोलते हैं। अब हेमंत जी को सुनिए, मैं तभी मनीष जी के पास जाऊंगी। एक लाइन, तो आपको लग रहा है कि पसमानदा मुसलमानों के हित जो है भाजपा के साथ ज्यादा सुरक्षित है? ज्यादा मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार जी के साथ है, चूंकि नीतीश कुमार ने पसमानदा मुसलमानों को ना सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण किया, सामाजिक सशक्तिकरण किया, बल्कि राजनीतिक सशक्तिकरण किया। अभी रोजगार के सवाल पे मैक्सिमम जॉब दिया उन्होंने जी। तो अभी आपको लग रहा है कि इस फैसले का, इस स्टैंड में नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे बिहार के मुसलमान? बहुत मजबूत रहेंगे नीतीश कुमार इसलिए मजबूत रहेंगे, नीतीश कुमार इसलिए मजबूत रहेंगे कि नीतीश कुमार जी अब वो गेम नहीं कर रहे, वो कहने कथनी का कुछ करने का नहीं कर रहे। नीतीश कुमार करके दिखा रहे हैं और पसमानदा मुसलमानों को डायरेक्ट मैसेज। अब वो कुछ कर ही नहीं रहे, करते तो ललन सिंह रहते ही नहीं। आज खैर आज के 2 दिन बाद वो हट जाते जी। मुझे सबसे पहले एक बात कहनी कि अगर फिरोज मंसूरी साहब ईमानदार होते तो कम से कम नीतीश जी को लेकर तो इतने गफलत में न होते।
ठीक है हेमंत जी, नीतीश जी को अब लेकर लौट के के आते हैं। सुनिए मनीष जी से, मनोरमा जी, मनीष प्लीज जी सुन से। लीजिए। हाँ। अगर फिरोज मंसूरी साहब अपने इसमें ईमानदार होते तो नीतीश जी को लेकर के इतने गफलत में नहीं होते। जिस नीतीश जी की तरफदारी आप कर रहे हैं, उस नीतीश जी का थोड़ा जाकर के उनका हाल ले लीजिए। अगर आप इतना ही नीतीश जी के खैर ख्वाह बने हुए हैं तो नीतीश जी के जो न हुए वो पसमानदाओं के हो जाएंगे। नीतीश जी को इस हाल में जिन लोगों ने पहुंचा दिया वो पसमानदाओं के हो जाएंगे। अब एक एक और करके एक बात और मैं कह रहा हूं कि जो आप जिस मेरठ मलियाना की बात आप कर रहे हैं, कम से कम जिन लोगों के बीच में मैं बैठा हुआ हूं, और मैं अपनी ओर से कह दूं कि हम लोग संयोग से वह उस दौर में पैदा हुए कि मेरठ मलियाना वाले मसले पर भी कुछ जानकारी थी, और जब स्टूडेंट लीडर थे तो उन मसलों पर भी हम लोग कैंपस में लड़ रहे थे। तो इस भ्रम में मत रहिएगा। यहाँ हम उस खतरे की ओर आगाह कर रहे हैं जो खतरा इस देश पर मंडरा रहा है, और उसको आप मेरठ मलियाना और उसको 47 में ले जाकर के जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आज जो हो रहा है, आज उसी तरह की आप बात कर रहे हैं कि सारे सवाल का जवाब कांग्रेस से मांग लीजिए, सारे सवाल का जवाब हेमंत जी से मांग लीजिए, और बाकी लोग नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ललन सिंह, ये सब लोग जो है गाल बजाने के लिए बैठे हुए हैं, और उनका गाल बजाना हम लोग सुनते रहे बैठ करके यहाँ पर, उनकी गोल गोल बातें सुनते रहे, और आप उसके पक्ष में तकरीर करें तो उसको हम लोग मान लें। कैसी बात कर रहे हैं आप अब ऐसा कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि मंसूरी साहब के पास में एक ऐसा जादू का छड़ी है कि ये जो है ये अभी पलट करके सेकुलर हो जाएगा, ये अभी पलट कर दंगाई हो जाएगा। क्या मतलब है भाई इसका? ऐसे कोई राजनीतिक विमर्श खड़ा होता है क्या? तो ये कोई दिशा नहीं। आप एक तरह से बातचीत को डाइवर्ट करते हैं, आप इसको दिशाहीन बनाना चाहते हैं। आप कहीं फोकस को जो डाइवर्ट करना होता है, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 11 सालों से उनकी सरकार चल रही है, सारे जवाब उनसे मांगे जाएंगे। मेरठ मलियाना का सवाल हेमंत जी जल्दी से अपनी टिप्पणी को आप बढ़ाइए, मैं आखिर में मनीष जी के पास आऊंगी। कोई मतलब नहीं है जी, हो गया मेरी बात कंप्लीट। फिर आखिर में मनीष जी के पास आऊंगी। आप जब टिप्पणी कर रहे थे इसको आगे बढ़ा लेते। एक तो कि भाजपा के साथ संरक्षित नहीं मानते हैं और सुरक्षित नहीं मानते हैं कि मुसलमान हित जो है वो या उसको आगे बढ़ा, ये बात से उन्होंने इनका मतलब वो किया। लेकिन जेडीयू वाले में जो नीतीश कुमार के लिए कहा या ओवरऑल इसकी बात कर रहे हो आप, और साथ में बिहार की राजनीति का जो सवाल था वो भी कि बिहार की राजनीति को अब किस फोल्ड में आप जाते हुए देख रहे हैं, जब खास तौर पर ये जो चिराग पासवान और इनका दोनों ही की राजनीति जो है नीतीश कुमार की, इन लोगों की राजनीति को किस फोल्ड में जाते हुए देख रहे हैं, कैसे अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं इस स्टैंड के बाद से। तब जब क्लियर हो गया है कि पूरी तरह से जो भाजपा का पिच है या मतलब जिसपे एक उम्मीद थी कि अलग स्टैंड उनका हो सकता है, वहां पर भी वो भाजपा के पूरी तरह से साथ है। जी हेमंत जी क्या मुझसे पूछ रहे? हमने तो अपनी बात कंप्लीट क्या। नीतीश इम्पैक्ट पे पूछ रहे हैं कि नीतीश पर इसका क्या असर पड़ेगा। और फिरोज जी ने ये भी कहा कि वो मान रहे हैं कि भाजपा के साथ जो नहीं, मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं है। देखिए ये अभी जो वक्फ बिल है उसको लेकर के मुझे लगता है कि नीतीश जी के सेहत पर या उनकी पार्टी की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, वो तो मैं पहले से कह रहा हूं कि इनकी सेहत पर कोई असर नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को नत्थी कर लिया हुआ है बीजेपी के साथ। चाहे चिराग पासवान हो, नीतीश जी हो, या जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तो ये सब के सब एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर हैं, सब गोतिया दियाद हो गए हैं। ठेठ भाषा में अगर कहूँ तो गोतिया दियाद की तरह ये लोग हो गए हैं। इसलिए इनके बीच में कोई राजनीतिक विभाजन रेखा नहीं है। इसलिए मंसूरी साहब को याद कर लेना चाहिए कि अब बीजेपी और जेडीयू में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से उनको ये लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी तो हम भी जीत जाएंगे, बीजेपी हार जाएगी तो हम भी हार जाएंगे। और कोई पसमानदा हो, कोई अर्जाल हो, ये अशराफ हो, वो जो है वो वोट कम से कम इनको तो नहीं देने जा रहा है। अब मंसूरी साहब अपना निजी वोट दे दें, लेकिन इनके घर के बाकी लोग भी वोट नहीं देंगे, मैं जानता हूं। ये अकेला अपना वोट जाकर दे सकते हैं। हमारा वोट कोई अशराफ तय नहीं, इसलिए वो
नीतीश जी के लिए ये राजनीतिक नफा नुकसान का मतलब नहीं है। अब उनकी एक तरह से वो मोदी जी के साथ जो गलबैया है वो अब छूटने वाला नहीं है, वो साथ साथ लेकर कहीं जाएंगे वो। जी ठीक है, मनीष जी के पास जल्दी से आते हैं। मनीष जी, आपकी टिप्पणी रह गई थी, आप उसी कंटिन्यूटी में बात है, खासकर उत्तर प्रदेश के का सेंट्रिक मतलब और ओवरऑल इस मुद्दे पर आपकी जो आपने जिस तरह से आज इसको किया, कल भी इस पर बहस होगी, कल मेरे ख्याल से राज्यसभा में होगी, साथ साथ चल रही थी, मुझे इसका ध्यान नहीं, मैं लोकसभा को ही देख रही थी। तो जो भी है, तो आपको क्या लग रहा है यूपी की राजनीति पे खासतौर पर ओवरऑल कैसे आप इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो हमको लगता है कि इस पे हम लोग को समझना चाहिए कि देखिए, एक सच्चाई तो है कि जो समाज के अलग अलग हिस्सों में जो अंतर्विरोध बने हुए थे, खास करके पिछड़ा और अति पिछड़ा के बीच हो, या दलित महादलित के बीच हो, या पसमानदा और असराफ के बीच हो, ये जो अंतर्विरोध लंबे समय से बने हुए हैं, जिसकी तरफ बार बार फिरोज जी मंसूरी जी जो है बार बार उधर ध्यान दिला रहे हैं, तो ये तो एक देखिए सच्चाई है कि उस सवाल को उनकी राजनीति की दावेदारी करने वाली ताकतों ने उस अंतर्विरोधों को कभी ठीक से एड्रेस नहीं किया। और इसलिए फिरोज जी को सारे सवाल जायज है, वो नाराजगी जायज है एड्रेस, वो बात तो... जी जी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कभी उन्होंने एड्रेस नहीं किया। और ये भी सच्चाई है कि अभी भी उनके पास उसको लेकर के जो दावेदारी करने वाली फोर्सेज हैं, अभी भी उनके पास इन प्रश्नों को लेकर के कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम, उनके पास कोई कार्यक्रम उस तरह का, वो अभी भी इंतजार ही है कि वो शायद उस दिशा में बढ़ें और वो जो खाई बनी हुई है और वो जो सवाल, जेन्युइन सवाल है जो उठ रहे हैं, उसको एड्रेस करें। तो ये सवाल तो देखिए जायज है, लेकिन हम लोग को ये समझना है कि उस अंतर्विरोध को और चौड़ा करने की, जो उस अंतर्विरोध का एक राजनीतिक फायदा लेने की कौन कोशिश कर रहा है, किसके कौन इसका इस्तेमाल करना चाहता है, कौन इसको जो है आगे इसका अपने आज के जो भयावह दौर है, जिसमें कि आप छत पे दिखना नहीं चाहिए नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ता हुआ सड़क पे दिख गए तो पासपोर्ट जब्त कर लूंगा, ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लूंगा, अगर मीठी सेवई खानी है तो खिलानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेगी, या इस तरह के कि अभी रामनवमी आ गई तो जो है नॉनवेज खाने वालों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, या इस समय हर मंदिर में हर मस्जिद के नीचे मस्जिद तलाशी जा रही है, जहां तहां वो असराफ और की नहीं बल्कि ज्यादातर जो पसमानदा है उसकी लिंचिंग हो रही है। उस नौजवानों की ज्यादातर देश में अगर लिंचिंग की, अगर आप देखेंगे कि वो उसका कोई लिस्ट निकालेंगे, या जहां जो दंगे हो रहे हैं उसमें जिस तरह के लोग मारे जा रहे हैं, तो वो पसमानदा ही हिस्सा है। तो ये जो एक पूरा बीजेपी ने एक इकोसिस्टम बनाया है, जो एक अघोषित गैस चेंबर तैयार किया है देश के अंदर, और आप समझिए कि एक जबरदस्त हास्यकरण की जो कह लीजिए कि ओवरऑल माइनॉरिटी को जो है भयानक अलगाव में डालने का, उसके आर्थिकी को तोड़ देने का, उसको बेहद हास्यकरण पे ले जाने का जो उसका एक प्लान है, उसी क्रम में वक्फ बोर्ड बिल को देखा जाना चाहिए। इसको हम लोगों को समझना चाहिए। एक बात तो ये है, इसको हम लोग को अगर ध्यान नहीं देंगे, इस पूरे समय से काट करके अगर हम पसमानदा सवाल को देखने की कोशिश करेंगे, बहुत भयानक भूल करेंगे, बहुत ही बड़ी गलती ये करेंगे। ये हमको लगता है कि पसमानदा भी ऐसे नहीं सोचता है इस दौर में। वो कहीं अगर उसके जिनसे उम्मीद कर रहा था और वो उम्मीद उसकी नहीं पूरी हो रही थी, उस पे उसकी आलोचना है, उस पे गुस्सा है, उसको लेकर के वो लगातार बात कर रहा है, उन पार्टियों से लगातार संवाद कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ये जो गिद्ध है, बीजेपी वाला जो गिद्ध है, आरएसएस जो गिद्ध है, जो उसको भी खा जाना चाहता है, वहां थोड़े वो चला जाएगा। एक तो हमको लगता है कि ये हम लोग को समझना चाहिए। दूसरी बात, मैं आज देख रहा था कि वो बार बार कह रहे थे, कई ऐसे सवाल थे, अगर वक्फ बोर्ड की ही बात है, उसमें करप्शन की बात है, सारी चीज की बात है, अगर एक श्वेत पत्र जारी हो जाए तो सबसे बड़ी भूमाफिया तो उसमें सरकारें होंगी। अगर आप देखेंगे वक्फ बोर्ड के एंगल से, अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी भूमाफिया, अगर एक श्वेत पत्र जारी कर देना सरकार, हर प्रदेश में किन लोगों ने जमीनों को कब्जा किया हुआ है, और मनीष भाई सबसे बड़ी भूमाफिया बताते हैं कि 59,000 एकड़ जमीन, वक्फ की 59,000 एकड़ जमीन कब्जे में है, और उसमें ज्यादातर जमीन जो है वो सरकार के कब्जे में है। जी, तो ये श्वेत पत्र अगर जारी हो, और ये बिल क्या करता है,
ये बिल सरकार को ही और ज्यादा अधिकार देता है। आप यह ध्यान दीजिए जरा, सबसे बड़ी वक्फ बिल पे जो भूमाफिया है वो सरकार है, और यह बिल जो है, जो नया बिल है, यह सरकार को ही और अधिकार देता है कि वो तय करेगा कि वो किसका है। एक बात अगर आप समझिए। दूसरी बात ये समझिए कि एक आप इस सवाल को कैसे एड्रेस करेंगे। मान लीजिए कि ये अगर कोई इस तरह की कमेटी है, कोई इस तरह की कमेटी बन रही है, उसमें कोई किसी और धर्म का कोई गैर मुस्लिम उसमें कैसे आ जाएगा। ये सवाल आप खड़ा कर सकते हैं कि भाई महिला होनी चाहिए, पसमानदा का होना चाहिए, ये डिबेट आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इस पे कैसे आप चुप्पी साध सकते हैं कि उसमें जो है कोई गैर धार्मिक लोग हो जाए। और अगर आप देखेंगे जो 22 सदस्यों की कमेटी है, उसमें सांसदों के लिए भी कहा गया है कि उनका सांसद किसी धर्म के नहीं होते हैं। सांसदों के लिए भी कहा जा रहा है कि वो 3 सांसद जो होंगे वो सांसद होंगे, वो किसी धर्म के होंगे जरूरी नहीं है। 3 जो है अलग से हिंदू कम्युनिटी के मान लीजिए हो जाएंगे। उसके अलावा उसमें जो है और जो इस तरह के 3 जो मानद लोग होंगे, उसके अलावा उसमें जो डीएम का जो जिस तरह का अधिकार होगा। और आप अगर आप इसको इस रूप में देखें तो उसमें तो बेसिकली माइनॉरिटी जो है उसमें अल्पमत में चली जाएगी, उस कमेटी में ही अल्पमत में चली जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे सवाल का अगर इस बिल को भी देखें तो क्या किसी तरह से पसमानदा को केंद्रित करके बात की गई है। वो कह रहे हैं हम इसको सेकुलर बनाना चाहते हैं। रिजिजू जी बोल रहे हैं कि हम एक सेकुलर हम इसको लेके आना चाहते हैं, इसमें सारे लोगों को समाहित करना चाहते हैं, हम संविधान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तुले हुए हैं, पूरे देश को जो है पूरे समाज का हिंदूकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे समाज को एक फासिस्ट दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां कह रहे हैं कि हम जो है एक धार्मिक संगठन को हम एक सेकुलर उसको बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये धार्मिक मामला नहीं है, ये धार्मिक मामला नहीं, ये तो आर्थिक मामला है, हमको धार्मिक मामले से लेना देना नहीं है, ये एक प्रबंधन है, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन है। तो भाई वक्फ बोर्ड जो है अल्लाह के नाम पे दान से वो जुड़ा हुआ है, वो तो धार्मिक कार्रवाई है ना। तो आप उसको कह रहे हैं कि हम आर्थिक प्रबंधन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं संसद में जो है कब्जा कर लेंगे, संसद में भी कब्जा करने जा रहे हैं। उल्टी बात है कि पूरे देश में सरकारों ने वक्फ बोर्ड पे, वक्फ की जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि इसको अगर ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है, पसमानदा सवाल, जिसको कभी किसी ने बहुत सचेत ढंग से एक मुस्लिम समाज को एक इकाई की तरह आरएसएस ने भी देखा और मुस्लिम समाज को एक इकाई की तरह विपक्ष ने भी देखा। ये एकदम जेन्युइन बात है, इसको अगर आप ध्यान दें। गलती कर रहे हैं मनीष जी, हम लोग पसमानदा को भी एक इकाई की तरह देख रहे हैं जी। दलित भी एक इकाई नहीं है, कास्ट हायरार्की और सब कुछ है। एक कमेंट आ रहा है उधर से वाल्मीकि और वो वाला सवाल, पसमानदा भी एक। अब फिरोज मंसूरी साहब अंसारी नेतृत्व के प्रति बहुत मुतमईन नहीं होंगे। जी जी। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि वो मुस्लिम समाज भी उसकी सारी विविधता को एड्रेस करने का जो सवाल है, उस सवाल पे तो देखिए प्रश्न रहेगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम फासिस्ट जो राजनीति है, जो आरएसएस की राजनीति है, जो बीजेपी की राजनीति है, जो एक कह लीजिए कि एक हिटलर के रास्ते पे बढ़ रही है, जो मुसोलिनी के रास्ते पे बढ़ रही है, उसके साथ हम जाके खड़ा हो जाएं, उसके लिए कुछ सकारात्मक देखने लगे, ये और ज्यादा भयावह है। जी ठीक है, चलिए संजीव जी, अगर आप एक कंक्लूडिंग टिप्पणी इस पर मैं कि फिरोज जी ने जो भी सवाल किए वो एक तरह से बहुत ही मतलब कि जेन्युइन सवाल है। जब इसकी बात करते हैं कि दूसरी अन्य पार्टियों ने इस पर एक तरह का जो है एक क्लियर स्टैंड नहीं रहा, खेल किया, या इसकी बात है। लेकिन फिर पूरी राजनीति अगर इसके साथ में अभी जो ये विधेयक है, इस विधेयक को आपको लगता है कि क्या इसी को एड्रेस करने के लिए जिस पसमानदा की बात आज संसद में होती रही, क्या इसको हम मान लें कि ये इसको एड्रेस किया जा रहा था, भाजपा सच में इसको एड्रेस कर रही है? और दूसरी बात यह है कि सच में इससे उनका फायदा होगा, और जो राजनीति पसमानदा रिप्रेजेंटेशन की तरफ में अगर कंसर्न है, तो क्या सच में इससे वो सवाल हल होते हैं? जैसे केरल में सारे मुसलमानों को ओबीसी में डाला गया, तो आरक्षण और सब दायरे में मनोरमा, देखिए बहुत सारे सवालों को कम्युनिस्टों ने डील नहीं किया, कांग्रेस ने भी डील नहीं किया, राजद ने भी डील नहीं किया। राजद के सामने जब पसमानदा का इशू आता रहा है तो आप उसका फायदा नीतीश जी को मिला भी एक हद तक, हालांकि तब भी बहुत साइजेबल पसमानदा वोट उनको मिल गया, वैसा नहीं। वो कभी
कभी नहीं मिला है। अभी भी उनका सपना है कि साइजेबल पसमानदा वोट मिल जाए। तो भारतीय समाज की जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है और ग्रेडेड तनाव है, उसका फायदा बीजेपी, आप देखिए ना, अमित शाह की भाषा तो सुनिए, भाषण तो सुनिए, उदाहरण तो सुनिए। अमित शाह जितनी बातें कर रहे थे वो सारी बातें आप जरा सुन के देखिए क्या क्या कैसी किस भाषा में कर रहे थे। तो उसकी मास्टरी, बिल्कुल उसकी मास्टरी हासिल है, वो मलियाना आदि इत्यादि। तो मंसूरी साहब का दर्द बिल्कुल जायज है, लेकिन वो जहां जिस विषय पे आ रहे हैं, वो जहां उसको ला करके वो चाह रहे हैं कि वहां सोल्यूशन थोड़े है, वहां तो एक बड़ा फंसाव है, वहां तो पूरी चीज ही गायब होने का प्रसंग हो रहा है। तो हर विषय को अलग अलग डील करने की जरूरत पड़ेगी, उसका इलाज अलग अलग तरीके से होता है। पॉलिटिक्स जो है यथार्थ में होता है, वो नेताओं के लिए नहीं होता है, हम सबको भी उसी तरह से एड्रेस करना चाहिए। ठीक है। और एक बिहार की आप नीतीश कुमार और इसके ऊपर जो है बोलना चाह रहे थे, तो ये हाँ। मैं एक अंतिम बात अंत में सिर्फ इतना भर कहना चाहूंगा कि इसमें फेलियर, देखिए बीजेपी पूरा एजेंडा कंट्रोल में है, सिर्फ बीजेपी को कहीं चेक मिल रहा है, वो तो है वो तमिलनाडु में बीजेपी को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। काश बिहार या अन्य राज्यों में प्रमुख विपक्षी दल लैंड वाला, जो हेमंत जी बता रहे थे कि लैंड इतना सारा जो है, पहले तो उसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, और लेना है तो सभी धर्मों का, हम तो कहते हैं सभी धर्मों का ले लो, कि जो लोकपाल का जब ड्रामा चला था उस समय से हम लोग कह रहे हैं। तो कुछ बड़ा नैरेटिव आप नहीं दीजिएगा तो बीजेपी सब तो करेगी ही, और वो करेगी तो मंसूरी साहब का आवाज आएगा, दूसरे का आवाज आएगा, तीसरे का आवाज आएगा, घर के झगड़े भी आएंगे, सब आएंगे। मनोरमा, ठीक है। तो मतलब है कि सरकार सच में जो दावे कर रही है कि मतलब इससे गरीब मुसलमानों और मुसलमान महिलाओं, इन सब का जो है व्यापक हित में जो है वो इस्तेमाल होगा, वक्फ संपत्ति का पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, और जो कुछ लोगों का कब्जा है उनका कब्जा हटेगा। तो देखने वाली बात होगी कि आगे। और लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे की मंशा, इसके पीछे की राजनीति जो भाजपा की, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इससे जो वो साधना चाह रही है, एक तो 2027 का चुनाव है ही, और इनके एजेंडे में जो पोलराइजेशन है, बहुत गहन पोलराइजेशन करने का जो राजनीति है। क्योंकि हासिल इसका क्या है, ये अगर इसका विश्लेषण, सरकार इसमें बहुत तय रूप से क्या हासिल होगा ये अभी पता नहीं चला इस बहस के दौरान भी, क्योंकि तमाम जो बातें उन्होंने इसके हासिल में कही है उसका जवाब भी दूसरे सांसदों ने दिया जो विरोध में बात कर रहे थे, और उससे स्पष्ट होता है कि इस तरह से ऐसा कुछ जो है बहुत सॉलिड या ठोस कुछ ऐसा हासिल नहीं हो रहा है। तो आगे देखते हैं कि किस तरह से जो है इस पर भाजपा अपनी राजनीति जो है आगे के लिए सेट करती है, और विपक्ष जो है वो इस मसले पर उनका जवाब क्या होता है, उनका आगे का कदम क्या होता है। हमारी इस पर नजर रहेगी। अब इस पर बहस तो जारी है ही, हम बात करेंगे फिर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, हमारे सभी वक्ताओं का भी और आउटसाइड पैनलिस्ट का भी। हम कल फिर मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार।